तैयार हो जाइए बाजार के आखिरी 1.5 घंटे के एक्शन के लिए। लेकिन आज बाजार बंद होने के बाद भी एक्शन भरपूर होने की उम्मीद है। 4 बजे प्रधानमंत्री करेंगे देश को संबोधित और जी बिजनेस पूरी कोशिश करेगा आपके सामने वो एक्सक्लूसिव खबर लाने की कि क्या कुछ आज प्रधानमंत्री का एजेंडा हो सकता है जब वो राष्ट्र के नाम संदेश देंगे। लेकिन उससे पहले 1.5 घंटे के एक्शन के लिए आप सबका स्वागत है फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। थोड़ी सुस्ती आ रही है इस समय जहां तक ग्लोबल मार्केट्स का सवाल है, और हमने भी देखा है ऊपरी स्तरों से हल्की सी गिरावट आई है भारतीय बाजारों में, पर काफी सीमित दायरे में ट्रेड रहा है। चर्चा करेंगे ट्रेड के बारे में अनिल जी से, कौन से स्टॉक्स पर आपको फोकस करना चाहिए और आखिरी 1.5 घंटे की स्ट्रैटेजी क्या है, ये सब आने वाला है। पर सबसे पहले बता दीजिए सर, इस समय की बाजार की बड़ी बातें क्या है? रेंज बहुत ही छोटी है दीप। आज बाजार में कामकाज करने की मुश्किल से 50 पॉइंट की रेंज में निफ्टी वक्त बिताता हुआ नजर आ रहा है। 10,400 के ऊपर नहीं निकल रहा, 10,350 को तोड़ने की जल्दबाजी में नहीं है और इस वक्त 10,350 से थोड़ा सा ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखेगा। मेटल शेयरों में अच्छी खरीदारी है। टाटा स्टील के नतीजों के बाद यहां पर तेजी बनती हुई दिख रही है। टाटा स्टील निफ्टी का टॉप गेनर है। ICICI बैंक, HDFC जैसे शेयरों में थोड़ी खरीदारी है जिससे इंडेक्स को सहारा मिलता हुआ दिख रहा है। फार्मा शेयर आज कमजोर है, यहाँ मुनाफा वसूली 1% नीचे फार्मा इंडेक्स है और साथ ही लॉकडाउन में राहत नहीं मिलने से मल्टीप्लेक्स शेयर आज कमजोर होते हुए दिखे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा दबाव आपको नजर आएगा। जी दीप। बिल्कुल अनिल जी, और वही सवाल था। एक तो फ्यूचर्स आज भी हम देख रहे हैं सर भारी डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहे हैं। दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी की फ्यूचर्स 80 पॉइंट निफ्टी पर और लगभग 150 से ज़्यादा पॉइंट बैंक निफ्टी पर। और दूसरी बात, जिस तरह से थोड़ा रोटेशन हो रहा है, मेटल्स ऑटो शेयर में खरीदारी हो रही है, FMCG लगातार 2 दिन से अच्छा कर रहा है, पर वहीं दूसरी तरफ डिफेंसिव्स की बात करें तो आज फार्मा शेयर्स में भारी गिरावट हो रही है। तो मार्केट के चर्न को कैसे देख रहे हैं, और सर एकदम सीमित दायरे या थोड़ी सुस्ती वाले कारोबार को कैसे देख रहे हैं? वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन है दीप। कोई बाजारों को जल्दी नहीं है और ये टाइम वाइज करेक्शन है और कई बार वॉलेटिलिटी आपको परेशान करती है कि इतना ज़्यादा ऊपर नीचे बाजार क्यों हो रहे हैं। तो कई बार आपको सुस्ती परेशान करती है। 5-7 दिनों तक लगातार बढ़िया तेजी दिखाने के बाद और उस समय काफ़ी ट्रेडर्स नींद में रह गए कि अचानक से बाजार भाग गया, तब परेशान हुए। और अब जब बाजार नींद में जा रहा है तब भी काफ़ी ट्रेडर्स परेशान हो रहे हैं। इंडेक्स के बाहर ट्रेड ज़्यादा है, इंडेक्स में ट्रेड मुश्किल है। ये बात हम कल भी कह रहे थे, आज सुबह भी हम यही बात कर रहे थे कि इंडेक्स में इतना आसान नहीं है ट्रेड बनाना और बहुत ही छोटे दायरे के लिए और छोटे मुनाफे के लिए ट्रेड करना होगा। सुबह भी जब मैं बैंक निफ्टी पर कॉल दे रहा था तो यही बात कर रहे थे कि बड़े मुनाफे के लिए आप ट्रेड मत करिए, छोटे छोटे मुनाफे लेते रहिए। ये ऐसी पिच है जहाँ पर आप 4 और 6 नहीं मार सकते हैं। यहाँ पे आपको सिंगल्स लेने हैं। अगर आपको बैंक निफ्टी पर 50-75-100 पॉइंट मिल गए, वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया। निफ्टी पर 30-40-50 पॉइंट मिल गए, वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया। और उसी हिसाब से आप बैटिंग करते रहे। जब आपको पिच अच्छी मिले तो आप धुआंधार बैटिंग करने के बारे में सोचे। ये सुस्ती वाला मामला है और उसकी वजह एक और भी है कि सुस्ती, रिजल्ट सीजन अपने एकदम चरम पर है, जोरों पर है। आज ढेर सारी कंपनियों के नतीजे हैं और कल से नतीजों का सिलसिला ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। इक्का दुक्का बची हुई कंपनियों के रिजल्ट्स आएंगे तो रिजल्ट सीजन के लिए आज से आप काफ़ी हद तक आज निपट जाएंगे और उसके बाद काफ़ी कम रिजल्ट्स रहेंगे। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आपको आज काफ़ी देखने को मिलेगा। दूसरी बात है कि शाम को क्या दोपहर में ही 4 बजे प्रधानमंत्री जी संबोधित करेंगे देश को और उस समय उस पर भी नजरें हैं कि लोग जानना चाहते हैं क्या है, क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ करेंगे। वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रिगर बाजार के लिए कल के लिए बन सकता है। और दीप, पूरी संभावना है, हम कोशिश कर रहे हैं और इस बात की पूरी संभावना है थोड़ी देर में जी बिजनेस आपके सामने वो एक्सक्लूसिव खबर रखेगा कि क्या कुछ प्रधानमंत्री आज देश के नाम संबोधन दे सकते हैं। आपको याद होगा, मैं पिछली बार याद दिला दूं, जब 20 लाख करोड़ का पैकेज का ऐलान प्रधानमंत्री जी ने किया था तब हमने वो एक्सक्लूसिव खबर 2:30 बजे के आसपास ब्रेक की थी कि देखिए बड़ा पैकेज 10 लाख करोड़ से ज़्यादा का आने वाला है। तब शायद ही किसी को विश्वास हुआ। वैसे ही एक और बेहतरीन और बड़ी एक्सक्लूसिव खबर हम आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे कि आज क्या कुछ हो सकता है। क्या प्रधानमंत्री अनलॉकडाउन 2 पर कुछ बात करेंगे, अनलॉक 2 पर बात करेंगे? क्या प्रधानमंत्री जी कुछ चीन के साथ जो तनाव चल रहा है उस पर कुछ बात करेंगे या क्या कुछ और कह सकते हैं? जो कुछ भी होगा वो हम आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। अगले कुछ मिनटों में वो एक्सक्लूसिव खबर आपके सामने होगी भी, उस पर आप फोकस करिएगा। फिलहाल जहाँ तक बाजार का सवाल है, बिल्कुल शांत है। देखते हैं आखिरी 1-1.5 घंटे में क्या कुछ होता है। डेटा क्रंचिंग करके देखते हैं दीप जी। बिल्कुल अनिल जी, तो डेटा पर नजर रहेगी। थोड़ा सीमित
दायरे में एकदम कारोबार हो रहा है आज। कुछ सेक्टर्स हैं, कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर आप एक्शन देख रहे हैं, बट जैसे कि फार्मा सेक्टर है वहां पर तेज गिरावट है। चलिए हमारे एक्सपर्ट से बात करेंगे, जानेंगे कि कौन से स्टॉक्स और सेक्टर्स पर आपको फोकस करना चाहिए। उससे पहले आपको बता देते हैं कि ऐसे कौन से अहम इवेंट्स हैं, ट्रिगर्स हैं जिन पर बाजार की नजर है, और साथ ही मार्केट्स खुलने के बाद कौन से स्टॉक्स हैं जो खबरों के दम पर एक्शन दिखा रहे हैं। मानसी और देवांशी हमारे साथ तैयार है। मानसी, आपसे शुरुआत करते हैं, बताइए कौन से इवेंट्स हैं आने वाले दिनों के लिए। गुड आफ्टरनून दीपांशु। निफ्टी स्पेस में ओएनजीसी वायदा बाजार में वोडाफोन आइडिया, दो अहम नतीजे हैं जिनका इंतजार है। एचयूएल की एजीएम होने वाली है। इसके अलावा कल की अगर बात करें कैश स्पेस की, सिर्फ एक कंपनी के नतीजे कल आएंगे। एवरेडी इंडस्ट्रीज के नंबर्स आते हुए दिखेंगे। ग्लोबल मार्केट्स, हांगकांग के बाजार कल बंद रहने वाले हैं। 1 तारीख है, ऑटो बिक्री के आंकड़े आते हुए दिखेंगे। एफओएमसी के मिनट्स इस दिन जारी होते हुए दिखेंगे। सीक्वेंट साइंटिफिक का ओपन ऑफर कल खुलेगा जो कि 14 जुलाई तक खुला रहेगा। इसके अलावा पीएनबी सेविंग्स अकाउंट की नई दरें कल से लागू हो जाएंगी। सेविंग अकाउंट डिपॉजिट दरों में 0.5% की जो कटौती की गई थी वो कल से लागू होती हुई दिखेगी। गुरुवार का दिन 2 जुलाई निफ्टी बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी का दिन होगा। साथ ही टाटा पावर की बोर्ड बैठक होगी। बैठक में इक्विटी डेट के जरिए फंड जुटाने पर सोच विचार किया जाएगा। आरबीआई का 10,000 करोड़ का स्पेशल ओपन मार्केट ऑपरेशन गुरुवार के दिन यानी कि 2 जुलाई को खुलने जा रहा है और ओएमओ के जरिए बॉन्ड यील्ड को नियंत्रित करने की कोशिश होगी। इसके अलावा एक्सिस बैंक की बोर्ड बैठक होगी। क्यूआईपी या अन्य माध्यम के जरिए पूंजी जुटाने पर कंपनी इस बैठक में विचार करेगी। साथ ही गुरुवार का दिन है तो अमेरिका के साप्ताहिक बेरोजगारी के आंकड़े भी इस दिन आते हुए दिखेंगे। बिल्कुल, तो कई ऐसे इवेंट इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स हैं जिन पर नजर रहने वाली है। देवांशी के पास जाएं उससे पहले जल्दी से चलते हैं कुणाल जी के और राकेश जी के पास एक चार्ट कॉर्नर के बिगुल के साथ। गुड आफ्टरनून राकेश जी, कुणाल जी, बताइए कौन सा स्टॉक है फोकस में। दीपांशु, स्टॉक है यूनाइटेड स्पिरिट्स मैकडबल्स पे खरीदारी की राय है। इस स्टॉक में 5 दिनों से गिरावट चल रही थी। आज एक पॉजिटिव क्रॉसओवर लीडिंग और लैगिंग इंडिकेटर्स पे देखने को मिला है और साथ साथ जो 5 दिन की करेक्शन थी उस पर एक फुल स्टॉप लगा है। जिस तरीके का टेक्निकल रुझान है, डिसेंट अपमूव के लिए स्टॉक रेडी है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए दीपांशु, एक कैंडलस्टिक का पैटर्न यहाँ पर बना है जिसको 3 राइजिंग मेथड पैटर्न कहते हैं। इस पैटर्न के बनने पर चार्ट पर इंग्लिश लेटर एन जैसी आकृति उभर करके आती है और वही आपको यहाँ पर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक बड़ा ब्रेकआउट आया है। मौजूदा स्तरों पर बाय करें, 4 से 5 दिन की तेजी देखने को मिलेगी। स्टॉप लॉस 592 पर 592 पर रखें। पहला टारगेट 620 रुपए का और दूसरा टारगेट 630 रुपए का होगा, तो 620 630 के लिए बाय करना है यूनाइटेड स्पिरिट्स यानी कि मैकडॉनल्ड्स। तो 20,630 के टारगेट के लिए करें खरीदारी मैकडॉवेल में। और शो शुरुआत होते ही बंसल जी आ चुके हैं पूरी तरह से फुल फॉर्म में मैकडॉवेल में खरीदारी के साथ। लेकिन फॉर्म सिर्फ बंसल जी की और कुणाल जी की ऐसा नहीं, पूरी तरह से उनका साथ दे रहे हैं हमारे दूसरे ओपनिंग बैट्समैन और वो हैं वागले साहब। बिगुल वागले साहब के लिए भी BTS डबल टी वाला। तो वागले साहब तैयार है अब हमारे साथ में। वागले साहब बताइए आपका BTS कॉल। आफ्टरनून अनिल जी, आफ्टरनून दीपांशु। एक्चुअली अनिल जी, आपने जो कहा वो बिल्कुल मैं आपके साथ हूँ। छोटे मूव्स के लिए आज खेलना चाहिए। मूव्स बड़े आ नहीं रहे, वॉल्यूम भी कम है। मेरे पास बाय कॉल है जिंदाल स्टील में 163.50 163.30 जो करंट भाव है, यहाँ पर बाय करके चले। मुझे लगता है ये 172 तक जाना चाहिए आज और कल में। मुझे लगता है ये 172 जाएगा। आपका स्टॉप लॉस 1 का होना चाहिए। 172 के टारगेट। स्टॉप लॉस क्या रखना है वागले साहब? 59.50 160 के थोड़ा नीचे। ओके, 159 रुपए 50 पैसे 159 हाफ, यह होगा आपका स्टॉप लॉस का लेवल। 172 के टारगेट के लिए खरीदारी करें JSPL में। बस थोड़ी देर में बसिन साहब भी कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं, उनसे भी हम उनकी दोपहर के शो की बेहतरीन पिक्स लेंगे उससे पहले। और बसिन साहब एक्चुअली कार्यक्रम में शामिल हो ही चुके हैं, तो क्यों ना बिगुल बसिन साहब के लिए बजाएं और बात करते हैं उन्हीं से।
बसिन साहब आपका स्वागत है सर। सबसे पहले तो अपडेट आप जो देना चाहें, और सही वक्त पर आपने बीएल में प्रॉफिट बुकिंग की भी राय दी और लगभग वहीं 95 के आपके टारगेट के आसपास स्टॉप बनाकर नीचे भी आया है। बताएं सर, और कोई अपडेट इस वक्त? नहीं सर, बाकी सारे जहां जहां प्रॉफिट बुक करना था करवा दिया। सुबह अच्छा टाइम था और आपके पास हमारे 2 कॉल हैं, सेल और एचडीएफसी। बने रहिए क्योंकि ब्रॉडर मार्केट अनिल जी फिर आउट परफॉर्म कर रहा है। और अभी जो मैं 2 स्टॉक बता रहा हूँ वो निफ्टी के नहीं है, लेकिन वो शेयर्स है, ऐसी तेजी बन रही है उनमें, ऐसा बिल्डअप बन रहा है कि आई एम वेरी वेरी बुलिश ऑन द ब्रॉडर मार्केट। तो सिर्फ निफ्टी को मत देखिए, शेयर बाकी बाजारों को देखिए, वहां आपको रियल वैल्यू दिख रही है। जैसे इंश्योरेंस, जैसे ऑटो, जैसे ओईएम, तो वही नाम बताएंगे सर। परफेक्ट। और सर अब अभी क्लोजिंग शो के लिए कितने पिक्स हैं? सर 2 पिक्स हैं, दोनों बाय की। जी बताएं सर प्लीज। तो पहला होएगा सर ओईएम प्ले है बॉश। बॉश बहुत टाइम से अंडर परफॉर्म किया, 11,400 से 11,450 पे लीजिए। 11,050 का स्टॉप लॉस है, 12,300 का ट्रेडिंग टारगेट, 12,500 का डिलीवरी टारगेट है। तो बॉश वुड बी माय टॉप पिक। जर्मनी इज बैक इन नॉर्मल, यूरोप इज डूइंग वेरी वेरी वेल इन द ऑटो साइड, और मुझे लगता है यहाँ से जो रिलायंस ऑन स्पार्क प्लग्स एंड सो ऑन, बॉश विल बी अ क्लियर बेनिफिशियरी इन दिस नेक्स्ट 6 months। तो आप ये कह रहे हैं बॉश खरीदने 11,500 के नजदीक, 11,050 का स्टॉप लॉस है और 12,300 12,500 टारगेट, राइट सर? और हेलो जी दूसरा है सर, मेरा दूसरा पिक है जी। दूसरा पिक है सर मैकडॉवल। 600 रुपए का भाव है, 600 602। इसमें 591 का स्टॉप लॉस रखिए। इसमें 635 to 650, 635 ट्रेडिंग प्रॉफिट है, 650 विल बी द टारगेट बाय द एंड ऑफ द मंथ। क्या बात है। तो जी बिल्कुल, तो मैकडॉवल यानी कि यूनाइटेड स्पिरिट्स, यहाँ पर करें आप खरीदारी 591 के स्टॉप लॉस के साथ। 635 और 650 2 टारगेट के लिए करनी है आपको तेजी। अभी भी कुणाल जी, राकेश जी ने भी मैकडॉवल पर ही चार्ट कॉर्नर दिया और बसिन साहब को भी पसंद है। दिल्ली वाले सारे लोग मैकडॉवल पर हैं बुलिश, और बसिन साहब की ये दोनों ही बेहतरीन पिक्स आपके लिए आज के लिए खरीदारी करने के लिए। आज से बहुत बहुत शुक्रिया सर। 3 बजे आपसे होगी फिर मुलाकात, आपसे लेंगे बीटीएसटी कॉल्स, उस वक्त आपके। आइए इस बीच मैकडॉवल के साथ साथ यूबीएल भी 5% की तेजी के साथ बहुत जबरदस्त मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जबरदस्त है, लेकिन आइए किन शेयरों में एक्शन है खबरों के दम पर, वो बताने के लिए देवांशी हमारे साथ तैयार है। स्टॉक्स इन न्यूज, देवांशी बताइए। बिल्कुल, आज सबसे पहले तो बैंक्स और साथ ही फाइनेंशियल्स पर नजर करें, क्योंकि कुछ दिन पहले हमने देखा था कि एसएनपी की तरफ से 2 बैंक्स की रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया गया था, और अब फिलहाल ये खबर आती हुई दिख रही है कि इनका कहना है कि भारतीय बैंकों के एनपीए में और बढ़ोतरी होती हुई दिख सकती है। कर्ज लागत में बढ़ोतरी से रेटिंग पर दबाव की आशंका जरूर बन रही है, और साथ ही बैंकों का एनपीए रेशियो FY21 में 13 से 14% होने की संभावना है। पिछले साल बैंकों के जो एनपीए रेशियो थे वो करीब 8.5% थे, तो वहां से बढ़कर 13 से 14% होने की संभावना बनती हुई दिख रही है। FY22 में बैंकों के एनपीए रेशियो में करीब 1% तक का सुधार होता हुआ दिखेगा। तो जो भी रिकवरी आएगी FY22 में आएगी, और FY21 में हम देखेंगे कि जो गिरावट है ये थोड़ी सी ज्यादा बढ़ती हुई दिख सकती है। साथ ही आज शिल्पा मेडिकल पर नजर कीजिए, किडनी से जुड़ी कैंसर की जो दवा है इसको लॉन्च किया है कंपनी ने, इसके चलते आज फोकस में है। और साथ ही स्टील स्ट्रिप व्हील्स, इस पर भी नजर रखें, जहां पे कंपनी को अमेरिका से एक ऑर्डर मिला है। $3.25 लाख का ये ऑर्डर है। साथ ही कंपनी की बोर्ड की बैठक हुई थी, जहां पे स्ट्रेटेजिक निवेश को भी बोर्ड ने मंजूरी दे दी है, और निवेश से जो रकम मिलती हुई दिखेगी उससे कर्ज कम करती हुई दिखेगी कंपनी। आखिर में बड़े सौदों पर नजर कर लेते हैं। आईटीसी और आईडीबीआई बैंक। आईडीबीआई बैंक में करीब 23 लाख शेयरों के 2 सौदे होते हुए दिखे। 44 रुपए के भाव के करीब ये 2 सौदे हुए हैं, और आईटीसी में भी 29 लाख शेयरों के आज सौदे हुए हैं। 196 रुपीज प्रति शेयर के भाव पर ये ब्लॉक डील्स होती हुई दिखी है। ओके, तो ये हैं बड़ी ब्लॉक डील्स जो आज हुई हैं, और इन पर आपको नज़र रखनी है, और साथ ही नज़र रखनी है इन तमाम शेयरों पर जहां पर आज खबरों के दम पर हुआ है एक्शन। चलिए, एक्शन थोड़ा बेहतर होता हुआ दिख रहा है। हालांकि निफ्टी और बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स काफ़ी डिस्काउंट पर हैं, लेकिन आपको थोड़ी देर में हम देने वाले हैं वो बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर जो आप जानना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी आज शाम, माफ़ कीजिएगा रात नहीं, वो आदत हमारी 8 बजे की पड़ी हुई है। आज रात 8 बजे नहीं, आज शाम 4 बजे प्रधानमंत्री जी का भाषण आने वाला है, देश के नाम संदेश होगा। उसमें क्या कुछ वो कह सकते हैं ये हम बताने की आपको कोशिश करेंगे। उसके लिए आप तैयार रहिए, हमारे साथ बिल्कुल जुड़े रहिए। आइए कुछ और स्टॉक्स जहां पर भरपूर एक्शन है और उन्हीं पर राय ली जाए। टाटा स्टील, कुणाल जी, राकेश जी, सुबह आपने खरीदारी करने की राय दी थी,
स्टॉक अभी भी बढ़िया मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। कुछ स्टॉप लॉस टारगेट रिवाइज करने हैं तो बताएं। अनिल जी देखिए, टाटा राज जी। स्टील को अगर आप देखें तो स्ट्रक्चर अभी भी बहुत मजबूत है, मेटल्स में अभी भी तेजी बनी दिख रही है। तो कोई हाँ अनिल जी देखिए, टाटा स्टील में अभी भी हमारे बने रहने की राय है। स्ट्रक्चर मजबूत है, अभी भी तेजी बनी हुई है, मेटल्स में अभी भी फोकस है, तो कोई परेशान होने की वजह नहीं है। मुझे लगता है कि अभी भी बने रहे और हमारे टारगेट्स इंटैक्ट है। अनिल जी 340 350 तक टाटा स्टील जाना चाहिए और उन लेवल्स के लिए बिल्कुल होल्ड करें। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख लें और अब इस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 322 रुपए पर रख करके होल्ड करने की राय। होल्ड करिए टाटा स्टील को। नतीजों के बाद अच्छा रिएक्शन आया, उसके बाद आप देख रहे हैं ऊपरी तरफ से थोड़ी मुनाफा वसूली भी हो रही है। हम देख रहे हैं डाउ फ्यूचर्स में इस समय थोड़ी और बिकवाली का दबाव बढ़ रहा है। इस समय 175 अंक नीचे है और इसलिए आपने देखा है कि बैंक निफ्टी भी अब 21,400 के नीचे फिसल चुका है। जस्ट 21,400 के नीचे आया और निफ्टी भी 10,350 के नीचे आया है। तो वैसे तो सीमित दायरे में ही ट्रेड है, पर उस दायरे के अंदर आप देख रहे हैं कि थोड़ी वॉलेटिलिटी इस समय बाजार में आती हुई दिख रही है। इस बीच कुछ और स्टॉक्स जहां पर आपको अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है, गोदरेज प्रॉपर्टीज। वागले साहब, इसमें हमने खरीदारी आती हुई देखी, थोड़ी देर पहले एक स्पाइक भी आया था। यहां पर कोई ट्रेड है? 875 पर वापस आ गया है गोदरेज प्रॉपर्टीज। दीपांशु, पोजिशनली मुझे अच्छा लगता है 910 920 तक जा सकता है। आज के ही दिन जाएगा ये कह नहीं सकते, बट 2 से 3 दिन की बात करेंगे। 930 तक के मैं अपसाइड देख रहा हूं ऑन द डाउन साइड। 850 ब्रेक होगा तो ही वीक होगा। ओके, पोजिशनली अच्छा ट्रेड लग रहा है जहां तक गोदरेज प्रॉपर्टीज का सवाल है। सुमित जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं शो में और नितिन मुरारका साहब भी हैं हमारे साथ। नितिन जी, आपके पास पहले आऊंगा। पहले तो एक बाजार पर सवाल पूछना चाहूंगा सर, थोड़ा एनालिसिस करके बताइए किस तरह का एक्शन दिख रहा है। थोड़े डाउ फ्यूचर्स में गिरावट आई है और बैंक निफ्टी भी अब नेगेटिव टेरिटरी में आता हुआ दिख रहा है। डेटा क्या बता रहा है सर? कि मार्केट सुबह से साइडवेज है, बट डेटा में बहुत ज़्यादा कुछ पॉजिटिव नहीं दिख रहा है। उसमें एक तो ये है कि आज आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी में करीब 34% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन है और निफ्टी में 10% का ओआई एडिशन है। उसके बाद भी मार्केट ऊपर नहीं जा पा रही, यानी मुझे लग रहा है ये डिस्ट्रीब्यूशन साइन है। क्योंकि इसके कल के डेटा से अगर हम कोरिलेट करें तो कल मार्केट में जो अपसाइड आई थी उसमें हमने देखा है कि एफआईज की तरफ से काफ़ी ज़्यादा सेलिंग का डेटा आया है और एफआईज की जो आउटस्टैंडिंग पोजीशन है उसको अगर आप एनालाइज करेंगे तो शॉर्ट पोजीशन करीब करीब डबल है कंपेयर टू लॉन्ग पोजीशन। और ओवरऑल अगर आप और भी सारी पोजीशन देखते हैं तो रिटेल साइड से बहुत ज़्यादा लॉन्ग पोजीशन है और बाकी स्ट्रॉन्गर हैंड है उनकी साइड से सेल साइड की पोजीशन बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है। तो डेटा बहुत ज़्यादा इंकरेजिंग नहीं है। दूसरी बात, आज ये मैं देख रहा हूँ ऑप्शंस के डेटा में कि कॉल राइटर्स सुबह से ही काफ़ी हावी हैं और इनफैक्ट पुट्स में अनवाइंडिंग हो रही है। जो नीचे की पुट्स है उसमें पुट्स की पोजीशंस कट रही है, वो भी एक अच्छा साइन नहीं है। तो ओवरऑल डेटा देख के तो ऐसा ही लग रहा है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा बाइंग सिग्नल नहीं है। कुछ निफ्टी के जो 2-4 स्टॉक्स हैं उसमें बाइंग के कारण निफ्टी होल्ड है, बट अदरवाइज आप ओवरऑल निफ्टी स्टॉक्स को देखेंगे तो वहाँ सेलिंग आ रही है। तो मुझे लगता है कि जब तक 330 340 के ऊपर नहीं जाता है तब तक व्यू पॉजिटिव नहीं रखना चाहिए, क्योंकि कल का डेटा भी काफ़ी नेगेटिव है। और एक बार ये 10,250 के नीचे फ्यूचर्स की बात कर रहा हूँ, अगर आज फिसलता है तो सेलिंग ट्रिगर हो सकती है और हम लोग 10,200 की तरफ गिर सकते हैं। तो ओवरऑल जो इवेंट है मोदी जी का 4 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो भी आने वाला है, बट उसके पहले जो डेटा का फॉर्मेशन है वो डेटा का फॉर्मेशन नेगेटिव साइड में बन रहा है। थोड़ा नेगेटिव साइड में डेटा बन रहा है, ये आ रही है नितिन जी की तरफ से। और देखिए निफ्टी भी अब नेगेटिव टेरिटरी में जाता हुआ दिख रहा है या जाने की तैयारी में है। सिर्फ 5 पॉइंट ऊपर बचा है निफ्टी, 10,320 पर आ गया और बैंक निफ्टी अब 50 अंक नीचे है। कहां से आ रहा है प्रेशर, जहां तक मार्केट्स का सवाल है? कुछ हाई बीटा नेम्स वायदा कारोबार के जहां पर आप गिरावट देख रहे हैं इस समय। इंडिया बुल्स हाउसिंग, यहाँ पर एक तेज गिरावट आई है, 5% नीचे है। आरबीएल बैंक, पीवीआर, बंधन बैंक, ग्लेनमार्क, अशोक लेलैंड, इक्विटास, एचपीसीएल, जस्ट डायल, सारे के सारे हाई बीटा स्टॉक्स जो पिछले कुछ दिनों में काफी अच्छा एक्शन दिखा रहे थे, वहां पर इस समय आप प्रेशर बनता हुआ देख रहे हैं और इसलिए आप बाजार में गिरावट भी आते हुए देख रहे हैं। बैंक्स और निफ्टी की बात करें तो प्रेशर इस समय आपको बनता हुआ दिख रहा है। एचडीएफसी बैंक पर यहाँ पर गिरावट आई है, लगभग 1.5-2% नीचे है और यहाँ से आपने बाजार पर प्रेशर आते हुए दिखा है। इंडसइंड बैंक, एसबीआई, आईटीसी, यहाँ पर भी थोड़ी बिकवाली आती हुई दिख रही है। बजाज फाइनेंस, रिलायंस इंडस्ट्रीज भी अब 0.5% नीचे है, तो वहां से आप देख रहे हैं कि निफ्टी पर प्रेशर बन रहा है और ये सारे स्टॉक्स
आपको डे लो पर आते हुए दिख रहे हैं। अब निफ्टी भी नेगेटिव टेरिटरी में है, 10,300 होल्ड कर रहा है पर नेगेटिव हो गया, और बैंक निफ्टी अब 100 पॉइंट नीचे है, 110 पॉइंट नीचे है इस समय 21,250 के पास। तो थोड़ा नेगेटिव एक्शन आपको बाजार में आते हुए दिख रहा है। सुमित जी भी हमारे साथ हैं। सुमित जी, एक बार जरा एचडीएफसी बैंक पर नजर डालिए, थोड़ी गिरावट आई है, वैसे काफी पॉजिटिव रहा है, कल और परसों वीक बाजार में भी स्ट्रेंथ दिखा रहा था, पर अब थोड़ी तेजी से गिरावट आई है। क्या लेवल देख रहे हैं एचडीएफसी बैंक में नेक्स्ट? गुड आफ्टरनून दीपांशु। एचडीएफसी बैंक में ऊपरी लेवल से थोड़ा सा दबाव जरूर देखने को मिला है, बट अभी तक स्टॉक का स्ट्रक्चर वीक नहीं हुआ है। नीचे में 1030 1040 का सपोर्ट है, ये लेवल्स अगर नीचे में टूटते हैं तो दबाव बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। जब तक ये लेवल्स नहीं टूटेंगे तब तक पोजीशंस को होल्ड करके चला जा सकता है। ऊपर में 1070 1080 का लेवल टूटने के बाद एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिलेगा। तो वो लेवल्स टूटते हैं तो उसके बाद 1120 से लेके 1140 तक का अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल एक बार लॉन्ग पोजीशंस होल्ड की जा सकती है। ओके, फिलहाल लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करी, थोड़ी सी गिरावट जरूर आई है पर घबराने की बात नहीं है इस समय, जहां तक सवाल है आपके लिए एचडीएफसी बैंक का, पर प्रेशर आप जरूर बनते हुए वहां पर देख रहे हैं इस समय। नितिन जी, आईसीआईसीआई बैंक, बाकी बैंक्स में हम थोड़ा प्रेशर देख रहे हैं पर आईसीआईसीआई बैंक पर अभी भी स्ट्रेंथ आ रही है, 350 पर है। देखिए, बहुत ज़्यादा रोल ओवर्स में तो पॉजिटिव डेटा नहीं दिखा है। मार्केट में आईसीआईसीआई बैंक के कारण ही अभी निफ्टी बहुत ज़्यादा बैंक निफ्टी गिरी हुई नहीं है, बट ओवरऑल जैसे आज 355 के आसपास फिर से दोबारा शॉर्ट पोजीशन क्रिएट होती हुई दिखी है। 355 360 ये एक रेसिस्टेंस जोन है, तो मुझे लगता है आज का केवल माइनर बाउंस है, ये दोबारा से 340 335 की तरफ आना चाहिए। तो अगर आपने बाई किया तो प्रॉफिट बुक करके एक बार निकल जाना चाहिए। बाई किया है तो प्रॉफिट बुक कर एक बार निकल जाइए। थोड़ा आप बाजार में वॉलेटिलिटी आते हुए देख रहे हैं इस समय, और जिस तरह से डाउ फ्यूचर्स में भी थोड़ी देर पहले भी गिरावट आई थी, वहां से भी थोड़ी चिंता बढ़ रही है। पर डाउ फ्यूचर्स अब संभलते हुए दिख रहे हैं, और इसलिए आप देख रहे हैं निफ्टी बैंक भी संभल रहा है। 50 अंकों की 60 अंकों की बल्कि अब रिकवरी आई है और वापस 21,300 पर है। तो पिछले 5 मिनट्स में वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा बढ़ती हुई दिख रही है आपको बाजार में इस समय। चलिए देख लेते हैं और कौन से स्टॉक्स पर आपको नजर डालनी चाहिए और कहां पर आपको भरपूर एक्शन आता हुआ दिखेगा। वागले साहब, जो एस्कॉर्ट्स की कॉल थी, क्या करना चाहिए? 1035 पर है इस समय स्टॉक, क्योंकि थोड़ा वॉलेटाइल एक्शन हो रहा है, क्या कॉल के साथ रहना चाहिए या फिर एग्जिट कर लेना चाहिए इस समय? दीपांशु, मॉर्निंग का जो मोमेंटम था वो फिजल आउट हो गया है। जैसे ये स्टॉक 1044 के नीचे गया है, इसका हमारा तो स्टॉप लॉस 1044 में ट्रिगर हो गया है, तो हमने क्लाइंट्स को बोला है काटने के लिए। यहाँ से ऊपर भी जाएगा, मुझे लगता नहीं है अभी 1050 के ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर या थोड़े से 5-6 रुपए के बाउंस बैक पर निकल जाना चाहिए। बाउंस बैक पर निकल जाइए एस्कॉर्ट्स में इस समय। थोड़ा आप देख रहे हैं कि ट्रेंड रिवर्स होता हुआ दिख रहा है। सुमित जी के पास बीटीएसटी कॉल है, बिगुल बजाते हैं उनके लिए। बताएं सुमित जी। दीपांशु, देखिए यहाँ पर अभी जो स्टॉक मेरे रडार पे आया है वो बाय साइड का है, और ये इंश्योरेंस स्पेस के स्टॉक्स के अंदर बाइंग देखने को मिल रहा है, जहां पे मुझे एसबीआई लाइफ चार्ट्स के ऊपर अच्छा दिख रहा है। 799 का अभी भाव है एसबीआई लाइफ का। कल का हाई स्टॉक ने ब्रेक किया है, वॉल्यूम्स पिछले 2-3 दिन के ऊपरी लेवल्स पे देखने को मिल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि एसबीआई लाइफ में यहाँ से एक अच्छा खासा ऊपर का मूव देखने को मिल सकता है। जिन्होंने भी एसबीआई लाइफ में लॉन्ग पोजीशंस बनाई है वो अपनी पोजीशंस को होल्ड करें और सीएमपी पे फ्रेश बाय का व्यू लें। यहाँ से मेरे को लग रहा है कि ऊपर में इमीडिएटली 820 का पहला टारगेट बनेगा और 820 का लेवल भी टूटना चाहिए, और एसबीआई लाइफ में 840 रुपए तक का अपसाइड मूव देखने को मिलना चाहिए। एसबीआई लाइफ में नीचे में जो चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो 785 से 790 के पास का है, यानी यहाँ पे सीएमपी पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी बाय साइड में बहुत बढ़िया और फेवरेबल बैठ रहा है। 785 790 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट करें। ऊपर में मेरे को लग रहा है 820 का पहला टारगेट, 840 का दूसरा टारगेट खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ओके, तो ये है एसबीआई लाइफ जहां पर तेजी करके चले आप, ये राय है इस वक्त सुमित जी की। आइए अब फोकस करते हैं उस बड़ी खबर का जिसका आप सबको इंतजार है। जी हाँ, जी बिजनेस की बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर कि आज दोपहर के बाद शाम 4 बजे जब प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे तो क्या कुछ उसका एजेंडा हो सकता है। एकदम सही समय है 2:25, और ये 2:25 इसलिए सही समय है कि पिछली बार
एग्जैक्टली 2:25 पर स्वाति ने वो बड़ी स्टोरी ब्रेक की थी जब प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया था और 5.5 घंटे पहले ये स्टोरी ब्रेक की और उसके बाद कोई भी चैनल, किसी भी मीडिया हाउस के पास वो स्टोरी नहीं थी। आज फिर से हम एक बड़ी स्टोरी ब्रेक करने जा रहे हैं कि आज शाम प्रधानमंत्री की भाषण में क्या कुछ हो सकता है। लोग सब अपने अपने तरीके से अंदाज़ा लगा रहे हैं कि अनलॉकडाउन पे बात की जा सकती है, चाइना पे बात की जा सकती है, आत्मनिर्भर भारत पर बात की जा सकती है, लेकिन एग्जैक्टली क्या बात होने की संभावना सबसे ज़्यादा है, क्या होगा, वो बताने के लिए स्वाति मेरे साथ तैयार है। स्वाति, ऑल योर्स, बताइए क्या है बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर। बिल्कुल 4 बजे का सभी को इंतजार है। प्राइम मिनिस्टर आखिर बोलेंगे क्या, क्या संबोधन करेंगे, स्पेशली जब हमने देखा कि अनाउंसमेंट्स आ गई अनलॉक 2.0 को लेकर और क्या आगे उसके हिसाब से गतिविधियां होंगी। सूत्र मुझे बता रहे हैं आज शाम 4 बजे प्राइम मिनिस्टर मोदी कल्याणकारी योजनाएं या तो वेलफेयर स्कीम जिसे हम कहते हैं उससे जुड़े बड़े ऐलान कर सकते हैं। इन योजनाओं का एक्सटेंशन होगा उनके स्पीच में, मुझे सूत्र बता रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो वेलफेयर स्कीम सरकार ने कुछ समय से अनाउंस की है उनको अब बढ़ाया जाएगा और उनका समय सीमा बढ़ाई जाएगी, क्योंकि कोविड का जो असर है अभी भी यहाँ ज्यादा होते हुए दिख रहा है। हम देख रहे हैं केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और पूरी तरह से इकोनॉमी की गतिविधियां अभी पटरी पर नहीं आई हैं। और इसी को समझते हुए सरकार की ये योजना है, ये फैसला लिया गया है कि वेलफेयर स्कीम्स अब बढ़ाई जाए और इनको और लोगों तक पहुंचाएं, जिससे कम से कम इम्पैक्ट गरीबों को, जो लेबर हैं, पुअर हैं या मजदूर के अलावा छोटे कारोबारी हैं, इन सबको इससे फायदा हो या इससे थोड़ी सी राहत मिले, क्योंकि इस वक्त इकोनॉमी अभी भी काफी जूझ रहे हैं लोग। पूरी तरह से हम गतिविधियां नहीं देख पा रहे हैं। अनलॉक अभी हम धीरे धीरे कर रहे हैं, इसलिए यहाँ आर्थिक स्थिति को देखते हुए वेलफेयर स्कीम पर फोकस करके प्राइम मिनिस्टर खुद ये ऐलान करने जाएंगे, जो मुझे सूत्र बता रहे हैं कि ये वेलफेयर स्कीम्स बढ़ाई जाए, इनकी समय सीमा बढ़ाई जाए। अनिल जी, तो गरीब और मजदूरों के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, वेलफेयर स्कीम में निचले तबकों को जो कोविड-19 कोरोना के वक्त मदद देने की जो योजनाओं का ऐलान सरकार ने किया है या जिन योजनाओं में पैसा सरकार ने बढ़ाया है, उन योजनाओं को और आगे बढ़ाया जाएगा। उनकी समय सीमा अवधि आगे बढ़ाई जा सकती है, उनमें पैसा और ज़्यादा दिया जा सकता है। इस तरह के कल्याणकारी ऐलान होने की पूरी संभावना है अभी दोपहर के बाद 4 बजे। कुछ अंदाजा है किस तरह की योजनाओं के बारे में प्रधानमंत्री बात कर सकते हैं, स्वाति? जी, बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स अभी आपने देखा हाल ही में सरकार ने अनाउंस की और स्पेशली अगर हम बात करें फूड रिलेटेड तो पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना यहाँ आप देख सकते हैं, जो कि 2/3 ऑफ पॉपुलेशन कवर करती है। तो ये बहुत बड़ा तबका है जो पॉपुलेशन को कवर करेगा और सरकार का हमेशा ये फोकस है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ फायदा हो। तो यहाँ फूड से रिलेटेड हम कुछ अनाउंसमेंट्स देख सकते हैं। इसके अलावा डीबीटी जिसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सरकार ने किए थे, किसान एमएसपी पे स्पेशली जहाँ 6,000 रुपए प्रति साल का वादा किया गया था, वहाँ 87 मिलियन फार्मर्स का फायदा होता है। तो वहां पर भी सरकार देखेगी कि किस तरह से उसको भी बढ़ाया जाए। मनरेगा में आपने देखा वेजेस बढ़ाई गई 182 रुपीज से 202 रुपए की गई, जो कि 50 मिलियन फार्मर्स को हेल्प करती हैं। आप देखते हैं सीनियर सिटीजन के लिए जो 30 मिलियन सीनियर सिटीजन हैं, विडोज हैं, डिसेबल्ड हैं, उनके लिए सरकार ने स्कीम लॉन्च की थी 1,000 रुपए की, वो यहाँ बढ़ाने की बात हो सकती है। विमेन के जनधन, जो महिलाएं हैं उनके जनधन अकाउंट में कुछ पैसे जो डाले गए थे, वहां हम देख सकते हैं एक्शन होते हुए। फ्री एलपीजी जो 83 मिलियन फैमिलीज को सर्व करते हैं, वहां फ्री एलपीजी उज्ज्वला स्कीम के तहत वहां मिल सकती है। इंश्योरेंस कवर जो कि हेल्थ केयर लोगों को प्रोवाइड करने के लिए सरकार ने बात कही थी, वो बढ़ाया जा सकता है। तो कुल मिलाकर यहाँ वेलफेयर स्कीम्स पर ही फोकस होगा, में सूत्र बता रहे हैं। और जो बात हो रही थी चाइना की, उस पर मुझे नहीं लगता कि बहुत कम आशंका है कि सरकार या प्राइम मिनिस्टर खुद चाइना के बारे में कुछ भी बात या देश के नाम संबोधन में करें। बिल्कुल, और आप सही कह रही हैं। और सुबह भी हम यही बात कर रहे थे कि ये वो प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पर सरकार चाइना के मुद्दे पर कुछ भी कहेगी या करेगी। जाहिर सी बात है कि ये बड़े राजनीतिक और सामरिक महत्व के मुद्दे हैं, इन पर फैसले
बहुत सेंसिटिविटी के साथ लिए जाते हैं। इस पर राष्ट्र के नाम संदेश में नहीं कहा जाता। तो अगर लोग ये सोचें कि चीन के साथ तनाव वाले मुद्दों पर प्रधानमंत्री कुछ कहेंगे तो उसकी संभावना बहुत ही कम है, नहीं के बराबर है। लेकिन एक और बात जिसके अंदाजे लोग लगा रहे हैं कि कहीं लॉकडाउन 2 पर बात करें, अनलॉक 2 पर बात करें या फिर आत्मनिर्भर भारत से रिलेटेड बात करें, क्या इनकी कोई संभावना है कि अनलॉक 2 पर प्रधानमंत्री आज बात करें? स्वाति, देखिए, अनलॉक 2 पे तो ऑलरेडी प्रेस रिलीज एमएचए ने भेज दी है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की एक बड़ी डिटेल प्रेस रिलीज बता दी गई है, जिसमें उन्होंने सब तरह से समझाया है कि क्या अब अनलॉक 2 में हमें कुछ चीजें जो खुली हैं किस डिटेल में खुली है, वो पूरा डिटेल ब्यौरा आपको मिल चुका है एमएचए से। हो सकता है एक बात वो कहने के लिए कहें कि बस हम अब धीरे धीरे अनलॉक की तरफ जा रहे हैं, इस तरीके का मेंशन जरूर हो सकता है, बट उस पर मुझे नहीं लगता समय ज्यादा लिया जाएगा या कुछ भी बात और एडिशनल की जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी इस पे एक प्रेस रिलीज कल आप देखा होम अफेयर्स मिनिस्ट्री ने अनाउंस कर दिया। तो प्रधानमंत्री उसको रिपीट तो नहीं करेंगे जो ऑलरेडी कहा गया है। हो सकता है उसका एक मेंशन हो कि हम धीरे धीरे अनलॉक 2 की तरफ जा रहे हैं, तो ये एक जरूरी बात है। जहां तक आत्मनिर्भर भारत की बात है तो वो तो कार्यक्रम ऑलरेडी चालू हो चुका है। सरकार ने पहले एड्रेस में ही पीएम का जो पहला एड्रेस था वहीं उन्होंने ये बात कर दी थी कि वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर बनना है। और इस तरफ हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि कंपनीज काम कर रही हैं, उनको ऑलरेडी डायरेक्शन मिल रहे हैं, मंत्रालय में बहुत काम हो रहा है। तो मुझे नहीं लगता उस पर बहुत ज्यादा फोकस होगा। यहाँ लोगों को सुनना है कि सरकार और किस तरह से मदद कर सकती है, क्योंकि कोविड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, हम पूरी तरह इकोनॉमी ठीक से नहीं आगे देख पा रहे, अनसर्टिनिटी बहुत है। इस पर सरकार का ज्यादा फोकस होगा। प्राइम मिनिस्टर लोगों को वेलफेयर स्कीम्स के बारे में बात बताएंगे और वही फोकस ज्यादा रहने की बात है। अनिल जी, बिल्कुल। और स्वाति खबर लाई हैं तो फिर बस इस पर मुहर ही लगने की इंतजार है। प्रधानमंत्री का स्पीच है, बस अब से 1.5 घंटे में वहां पर नजर रहेगी। पर अनिल जी, बड़े अनाउंसमेंट्स आ सकते हैं एक बार फिर से। और हम कुछ दिन पहले भी बात कर रहे थे कि कुछ रिपोर्ट्स भी आई थी कि राहत पैकेज आते रहेंगे या राहत पैकेजेस पर काम चलता रहेगा, और ऐसी कुछ इंडिकेशंस अब भी आ रहे हैं वेलफेयर स्कीम्स को लेकर। कैसे देखना चाहिए सर इन्हें? जी दीप, 2-3 चीज़ें हैं जो स्वाति ने बेहद अहम बताई है। पहली बात तो ये कि जो लोग ये सोचकर बैठे हैं और अंदाज लगा रहे हैं कि ये अंदाज लगाना बहुत आसान काम है कि प्रधानमंत्री किस पर बातचीत कर सकते हैं। सुबह हम भी यही बात कर रहे थे कि 3 मुद्दे हो सकते हैं जिन पर बात कर सकते हैं कि अनलॉक 2.0 पर बात कर ले, चीन से रिलेटेड मुद्दों पर बात कर ले, कोरोना से रिलेटेड मुद्दों पर बात कर ले। लेकिन प्रधानमंत्री आ रहे हैं और बात कर रहे हैं और 4 बजे बात करें तो कुछ सोच समझ कर और कुछ बड़े और काम के मुद्दों पर बात करेंगे, ये मानकर चलना निश्चित है। और इसको देखते हुए जो स्वाति खबर लाई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रधानमंत्री जो बात करने आ रहे हैं वो गरीबों से, मजदूरों से, निचले तबकों से जुड़े हुए लोगों की जो कल्याणकारी योजनाएं सरकार ने कोरोना के दौरान, कोरोना के पहले जो शुरू की है और उनमें जो कुछ उन्होंने अलोकेशंस बढ़ाए हैं, उन योजनाओं को आगे बढ़ाया है, उन योजनाओं में और ज़्यादा समय के लिहाज से और पैसे के लिहाज से आगे बढ़ाने की बात प्रधानमंत्री कहेंगे। इसमें डेली वेजेस वर्कर हो सकते हैं, उसमें किसान हो सकते हैं और उसमें छोटे कारोबारी हो सकते हैं जिनको सहारा देने की कोशिश सरकार की तरफ से की जाएगी। और प्रधानमंत्री जी के आज राष्ट्र के नाम संदेश का सबसे बड़ा मुद्दा यही होगा। जी हाँ, आप नोट करिए, सबसे बड़ा मुद्दा प्रधानमंत्री जी की तरफ से जो होगा वो निचले तबकों के लोगों को और जो इस वक्त कोरोना काल में सबसे ज़्यादा परेशान लोग हैं उनकी मदद सरकार किस तरह से और आगे करने जा रही है, इस पर सबसे बड़ा फोकस होगा। ये फोकस न आत्मनिर्भर भारत पर होगा, न अनलॉक 2 पर होगा, न चीन के साथ तनाव पर होगा। ये सारे बात जो कर रहे हैं वो लोग ज़्यादातर अंदाज लगाने की कोशिश कर रहे हैं। संभावना पूरी ये कि प्रधानमंत्री जी काम की बात कहेंगे, काम की बात करेंगे और अपना भाषण देंगे। ये 4 बजे आपके लिए होने की पूरी संभावना है। तो हमारे सूत्र जो हमें बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि इस बात की संभावना बहुत कम है, नहीं के बराबर है कि चीन के साथ तनाव और विवाद पर प्रधानमंत्री जी आज देश के नाम कुछ भी कहें। तो जो लोग बाजार के लिहाज से भी और देश के लिहाज से भी इस राष्ट्र के नाम संबोधन को बहुत इंतज़ार के साथ देख रहे हैं, देखने का इंतज़ार कर रहे हैं, उनके लिए ये मैसेज बेहद साफ है कि प्रधानमंत्री जी आज निचले तबकों के लोगों के लिए और कल्याणकारी योजनाओं का ऐलान करेंगे। ये है
जी बिजनेस की बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर, जिन लोगों को पता ना हो उन्हें मैं याद दिला दूं, पिछली बार प्रधानमंत्री जी ने जब रात को 8 बजे देश के नाम संबोधन दिया था तब भी लोगों को यही अंदाजा था कि शायद एक और टास्क प्रधानमंत्री की तरफ से आएगा या कुछ कोरोना काल में कुछ और एक्टिविटीज़ करने की बात कहेंगे। लेकिन स्वाति उस वक्त ये सबसे बड़ी खबर लेकर आई थी कि एक बड़ा राहत पैकेज 10 से 15 लाख करोड़ का आ सकता है। वो पैकेज 20 लाख करोड़ का निकला और सबको सरप्राइज हुआ कि अरे ये क्या हुआ। और एग्जैक्टली वो दिन भी मुझे अच्छे से याद है, 2:25 पर स्वाति ने वो स्टोरी ब्रेक की थी। आज फिर स्वाति आपने 2:25 पर ये स्टोरी ब्रेक की है। मैं उम्मीद करता हूँ आज शाम दोपहर के बाद 4 बजे जब प्रधानमंत्री अपना भाषण देंगे तो शायद यही बातें वहाँ पर निकल कर आएंगी। ये बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर स्वाति खंडेलवाल की तरफ से, देखते हैं क्या कुछ प्रधानमंत्री कहते हैं। लेकिन अगर बाजार के लिहाज से आप ये सोच रहे हो कि क्या कुछ ऐसी स्टोरी होगी तो आप निश्चिंत रहें, स्टोरी ऐसी कुछ भी नहीं होगी जिससे कि बाजार पर बहुत पॉजिटिव या नेगेटिव असर पड़ता हुआ दिखे। ये देश के लिहाज से, देश के गरीब तबकों के लिहाज से आज का पूरा भाषण प्रधानमंत्री का रहने वाला है, जिसकी आउटलाइंस बड़ी बड़ी बातें हमने बता दी है कि क्या कुछ हो सकता है। शुक्रिया स्वाति, ये बड़ी और एक्सक्लूसिव जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। जी दीप, अब आप मुझे सिर्फ 2 मिनट का टाइम दे दें। इनफैक्ट टाइम देने की जरूरत नहीं है, मेरे डेटा तैयार हैं। मैं सिर्फ स्वाति की इस एक्सक्लूसिव खबर का इंतजार कर रहा था। अगर आप कहें तो हम 2:30 बजे की स्ट्रेटेजी तैयार कर सकते हैं हम। बिल्कुल अनिल जी, और इसी पर नज़र है कि किस तरह से आप आगे जाकर मार्केट का एक्शन रहेगा। ट्वीट भी आ रहा है सर अमित शाह की तरफ से, जो हमारी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, एक बार उस पर भी नज़र डाल देते हैं कि क्या बोल रहे हैं अमित जी। आज जो बिल्कुल, तो अमित शाह जी ने ट्वीट करा है और वो कह रहे हैं कि आज 4 बजे सभी से प्रधानमंत्री का देश को संबोधन सुनने की मैं अपील करता हूं। ये आ रही है अमित शाह की तरफ से ट्वीट। और जैसे ही स्वाति हमें एक्सक्लूसिव खबरें दे रही थी सर, हमने देखा भी कि होम मिनिस्टर की ट्वीट आती हुई है। सभी देशवासियों से अपील करी है कि आज 4 बजे प्रधानमंत्री के देश के संबोधन को सुने और उस पर नजर डालें। तो बिल्कुल इसको फॉलो किया जाएगा और 4 बजे का इंतजार है और आपको एक्सक्लूसिव डिटेल्स भी दी गई हैं कि किस तरह के अनाउंसमेंट्स आ सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से। पर उससे पहले बिगुल बजा के देख लेते हैं कि अनिल जी की इस समय बाजार पर स्ट्रैटेजी क्या है। ग्लोबल मार्केट्स की बात करें अनिल जी तो थोड़ा उतार चढ़ाव हम देख रहे हैं। डाउ फ्यूचर्स में अभी भी 150 अंक नीचे है। दोनों तरफ का मूवमेंट हो रहा है, काफी वॉलेटाइल ट्रेड हो रहा है वहां पर 150 अंक नीचे डाउ फ्यूचर्स है। और यूरोप के बाजार भी अब गिरावट दिखा रहे हैं। यूके के बाजार 1% नीचे हैं, वहीं फ्रांस और जर्मनी भी लगभग ½ % की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे हैं। तो थोड़े कमजोर ग्लोबल क्यूज आ रहे हैं। हालांकि जो एशिया के बाजारों की क्लोजिंग रही है काफी अच्छी रही, दिन की ऊंचाई से गिर कर रही, पर फिर भी जापान 1.5% ऊपर था, हांगकांग और चाइना भी ½% से ज्यादा की तेजी में रहे थे आज। दीप देखिए, भारतीय बाजार खुलते सुबह हैं इस बात को लेकर कि अमेरिका में किस तरह का एक्शन रहा और फिर उसके बाद पूरे दिन भर एक ही चीज़ पर ट्रेड करने लगे हैं आजकल, और वो है डाउ फ्यूचर्स। जिस तरह से डाउ फ्यूचर्स मजबूत हो रहे हैं तो हम मजबूत हो गए, और जिस तरह से डाउ फ्यूचर्स कमज़ोर हुए तो हम कमज़ोर हो गए। आज की कमजोरी और जो मुनाफा वसूली आई उसकी 2 बड़ी वजह है। पहला, एक तो डाउ फ्यूचर्स में ऊपरी स्तरों से कमजोरी आती दिखी। सुबह हमने जब शो किया था 75-80 पॉइंट ऊपर डाउ फ्यूचर्स ट्रेड करे थे, उससे देखें तो आप करीबन 250-250 पॉइंट नीचे डाउ फ्यूचर्स पर आ चुके हैं सुबह 10-11 बजे के आसपास से लेकर अब तक। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, कल के सेशन में एफआईज की बिकवाली के आंकड़े बड़े थे और कल आज हम यही बात करते हैं कि ऊपरी स्तर पर एफआईज की बिकवाली के आंकड़ों के चलते हो सकता है आपको सेकंड हाफ में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती दिखे। फर्क इतना है कि सेकंड हाफ के बजाय मिड सेशन से ही प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखे। अब आइए कुछ डेटा एनालिसिस कर लें 2:30 बजे की स्ट्रेटेजी के तौर पर। 2 चीज़ें, पहली बात तो ध्यान में रखिए, अगर आप 10,240 के नीचे बंद होते हैं तो आपको कमजोरी का पहला संकेत आता हुआ दिखेगा। कमजोरी का नहीं कहूँगा, कमजोरी शब्द शायद ठीक नहीं है, सावधानी का पहला संकेत आता हुआ दिखेगा अगर आज आप 10,240 के नीचे बंद होते हैं। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ दीप कि पिछले कम से कम
सात ट्रेडिंग सेशन में आप 6 ट्रेडिंग सेशन में आप 10,244 के नीचे बंद नहीं हुए। अब तक की जो पिछले 7 सेशन में सबसे लोएस्ट क्लोजिंग आपको मिली है वो 10,244 मिली है। तो 5-15 पॉइंट आप अपने हिसाब से दिमाग लगा लें और अगर बहुत सेफ रहना चाहें तो 10,200 की क्लोजिंग का इंतजार करें। अगर 10,200 के नीचे क्लोज होते हैं तो ही आप ये मान कर चलिए कि आपको सतर्क होना है। और मुझे नहीं लगता कि अगर 125-150 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स नीचे हैं तो हम 10,200 के नीचे बंद होंगे, तब भी हम क्लोजिंग बचा पाएंगे। और अगर 10,300 के ऊपर क्लोज होते हैं तब तो कहीं कोई चिंता की बात भी नहीं है, अभी भी कहीं कोई चिंता की बात नहीं है। इंडेक्स अभी भी मजबूत ही है, कमज़ोर नहीं है। अगर 10,300 के ऊपर की क्लोजिंग मिल जाती है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, बैंक निफ्टी पर 21,300 के नीचे अगर आपको क्लोजिंग मिलती तो ही आपको चिंता करनी है। और पिछले 7 सेशन ऐसे गए हैं जहाँ पर एक भी दिन बैंक निफ्टी 21,300 के नीचे बंद नहीं हुआ और न ही 21,700 के ऊपर बंद हुआ। तो इस 400 पॉइंट की रेंज में पिछले 7 ट्रेडिंग सेशन हमने क्लोजिंग बेसिस पर निकाले हैं। तो अगर आज 21,300 के नीचे बंद होता है तो ही आपको थोड़ी सावधानी सतर्कता रखनी है। लेकिन आपको असली कमजोरी तभी मिलेगी जब बैंक निफ्टी 21,000 के नीचे बंद हो, जहां से तो आप अभी भी बहुत दूर हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कमजोरी है, लेकिन पैनिक वाली कोई बात है, पैनिक वाली बात नहीं है। जहां तक सवाल आखिरी 1.5 घंटे का है, देखिए 10,300 मेक और ब्रेक लेवल है अब बाजार के लिए, जहां 25 लाख शेयर पुट में भी है और 25 लाख शेयर कॉल में भी है। दोनों ही जगह ओपन इंटरेस्ट बराबरी का बना हुआ है 10,300 पर और आप 10,300 के बेहद नज़दीक है। तो अब जिस तरफ आप रहेंगे 50 पॉइंट इधर या 50 पॉइंट उधर का मूव आ सकता है। तो 10,300 एकदम परफेक्ट लेवल है बीचों बीच का और वहीं पर बाजार है और वहीं पर बराबरी का ओपन इंटरेस्ट है। लेकिन एक चीज़ साफ दिख रही है, आप 10,375 10,400 को पार नहीं कर पाएंगे, ये डेटा में साफ दिख रहा है। और उसकी वजह यह कि आज जबरदस्त कॉल राइटिंग ऊपर हुई है। 16 लाख शेयर जुड़े हैं 10,400 के कॉल में और 37 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट वहां पर है, ऑलमोस्ट हाईएस्ट है वहां पर। तो आप 10,400 पार नहीं कर पाएंगे, ये तो क्लियर कट है, ये साफ दिख रहा है। लेकिन अगर 10,300 के आसपास कश्मकश का लेवल है और 10,300 के ऊपर बंद हो जाते तब भी ठीक। आखिरी 1 घंटे के लिए मैं ट्रेड की राय नहीं दूंगा। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट 21,000 पर है, जहां 6 लाख शेयर हैं आपके लिए ओपन इंटरेस्ट में। लेकिन बैंक निफ्टी में आज थोड़ी सी कमजोरी के संकेत आज मिड सेशन से आते हुए दिखे, जहां 21,500 के कॉल ऑप्शन में 7 लाख शेयर जुड़े हैं, 21,600 21,700 में भी 3-3 लाख शेयर ओपन इंटरेस्ट में कॉल ऑप्शन में बनते हुए दिखे। तो 21,500 21,700 अब बैंक निफ्टी के लिए ऊपर कंजेशन जोन बन रहा है और 21,300 आपके लिए क्लोजिंग बेसिस पर सपोर्ट जोन। तो छोटी रेंज है, इस छोटी रेंज को आप बेहतर है कि ट्रेड करने की कोशिश तभी करें जब डाउ फ्यूचर्स में और कमजोरी बढ़ जाए, 250-300 पॉइंट बढ़ जाए, तब तो बेचना ठीक है। लेकिन अगर वो नहीं बढ़ता है, 150 पॉइंट के आसपास ही डाउ फ्यूचर्स रहते हैं, तो फिर अब यहाँ पर और कमजोरी की जगह नहीं है, ये हम पचा चुके हैं। तो मेरे ख्याल से वेट एंड वॉच करें, देखते हैं क्लोजिंग बेसिस पर क्या कुछ होता है। 4 बजे प्रधानमंत्री जी का भाषण भी है। वैसे तो हमारा अंदाजा ये है कि मार्केट के लिए ऐसा कुछ भी नहीं होगा जिससे कि बाजार कल गैप से ऊपर या नीचे खुले उनके भाषण की वजह से, लेकिन बाकी अमेरिकी बाजारों के हिसाब से तो जो होना है वो हो गई। तो मेरे ख्याल से इन सारे ट्रिगर्स के बीच में आप वेट एंड वॉच करें, वो ज़्यादा बढ़िया है। जहाँ तक सुबह का मेरा बैंक निफ्टी का कॉल का सवाल है, मेरे 21,525-550 की रेंज में कॉल देने के बाद 21,650 तक गया और इसीलिए मैं कह रहा था छोटे छोटे मुनाफे के लिए ट्रेड करते रहें। और अगर आपने 21,500 का स्टॉप लॉस लगाया है, जो बोला था मैंने वो ठीक है। अगर आपने कॉल ऑप्शन खरीदा, बोलने के बाद 50-60 रुपए कॉल ऑप्शन में तेजी हुई, प्रॉफिट बुक कर लिया है तो भी ठीक, फ्यूचर्स में बुक किया है तो भी ठीक, नहीं तो आप क्लोजिंग बेसिस पर आप अपने 21,300 का स्टॉप लॉस रखिए। अगर 21,300 के नीचे क्लोज होता दिखे बैंक निफ्टी तो एग्जिट कर लीजिए, नहीं तो आप रखिए वापस 21,500 21,550 के आसपास, 21,500 के आसपास आए तो आप एक बार एग्जिट भी कर सकते हैं। तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आपको थोड़ा सा मार्केट के मूड माहौल के साथ फास्ट ट्रेड करना सीखना होगा। इंडेक्स में वो बड़े मूव वाला वक्त नहीं है, बड़े मूव वाला वक्त होगा तो वो हम भी बताएंगे, तब 10-10 मिनट में बैंक निफ्टी 5-5 मिनट में 200-300 पॉइंट चढ़ता है घटता है, वो वक्त अलग है, ये वक्त अलग है। इसलिए मैंने सुबह कहा कि आप बहुत सावधानी से ट्रेड कीजिए। लेकिन अब अगर आपकी पोजीशन अभी भी है तेजी की बैंक निफ्टी में तो 21,300 का स्टॉप लॉस आप क्लोजिंग बेसिस पर रखिए। अगर उसके नीचे बंद होता है तो फिर आप अपनी तेजी की पोजीशन से निकल जाएं। जी दीप। बिल्कुल, तो 21,300 बस उसी लेवल पर आ गया, पर क्लोजिंग बेसिस पर अगर इसके नीचे निफ्टी बैंक बंद होता है तो फिर आप निकल जाइए। वैसे घबराने की बात नहीं है, उतार चढ़ाव चलता रहेगा, एक रेंज में बाजार में ट्रेड हो रहा है, पर उस रेंज में हम काफ़ी वॉलेटिलिटी देख रहे हैं और डेज लो पर आपको ट्रेड करते हुए दिख रहा है निफ्टी इस समय। और प्रेशर भी आप देखिए तो निफ्टी का जो सेटअप है बुल्स वर्सेस बेयर्स, जो एडवांस डिक्लाइन रेशियो वो भी अब चेंज होते दिख रहा है।
डिफेंसिव स्टॉक्स में फिर भी अच्छे मूवमेंट आ रहे हैं, बट बाकी स्टॉक्स में देखें तो एक गिरावट का ट्रेंड आते हुए दिख रहा है। इस बीच नेस्ले टॉप गेनर है इंडेक्स पर और अच्छी परफॉर्मेंस भी दिखा रहा है नेस्ले। बाकी अगर हम देखें तो बाजार में प्रेशर बढ़ रहा है, पर नेस्ले में आपको अच्छी खरीदारी आती हुई दिख रही है। बंसी जी, नेस्ले में क्या चल रहा है इस समय? अच्छी खरीदारी आ रही है, यहाँ पर कोई ट्रेड है या फिर थोड़ा डिफेंसिव मूव हो रहा है, इसलिए थोड़ा रोटेशन हम देख रहे हैं एफएमसीजी स्टॉक्स में? नहीं दीपांशु, बहुत बढ़िया टेक्निकल रुझान है। यहाँ पर एक बड़ा ब्रेकआउट 17,000 के ऊपर देखने को मिल रहा है और जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है, ये स्टॉक इन स्तरों पर भी एक अच्छा बाय है। बट स्टॉप लॉस जो है 16,800 का बैठता है और टारगेट यहाँ पर 18,000 18,100 के बैठते हैं। इन स्तरों पर एक अच्छा डिफेंसिव बाय है जो कि अच्छे खासे यहाँ से 750 से लेकर 900 रुपए का मुनाफा देने का दमखम रखता है। तो नेस्ले में इन स्तरों पर खरीदारी की जा सकती है। नेस्ले में इन स्तरों पर खरीदारी की जा सकती है। आशीष कुकरेजा जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष जी, बैंक्स पर थोड़ा प्रेशर वापस आते हुए दिख रहा है, हालांकि अब डिफेंसिव्स और स्पेशली एफएमसीजी एक्शन में वापस आते हुए दिख रहे हैं। आप किस तरह का बाजार का एक्शन देख रहे हैं शॉर्ट टर्म में? आशीष जी के साथ हमारा संपर्क थोड़ा लड़खड़ा रहा है, एक बार फिर से उनके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। पर हम देखें तो एफएमसीजी में भी दोनों तरफ के मूव्स आते हुए दिख रहे हैं। आईटीसी इस समय थोड़ा प्रेशर में है, हालांकि नेस्ले में हमने खरीदारी देखी है। मैरिको और डाबर अच्छे एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं, पर आईटीसी में थोड़ा सा प्रेशर और एचयूएल भी थोड़ा सा प्रेशर इस समय दिखा रहा है। तो नजर रखिए जिस तरह से बाजार में एक्शन है। बीटीएसटी का एक कॉल आने के लिए तैयार है। सुमित जी की तरफ से बीटीएसटी कॉल है। बिगुल बजाते हैं सुमित जी के लिए बीटीएसटी का। बताएं सुमित जी। दीपांशु, लास्ट वीक अगर आपको याद हो तो हमने टाटा मोटर्स ऊपरी लेवल से सेल का व्यू दिया था और वहां से एक अच्छी गिरावट टाटा मोटर के अंदर देखने को मिल रही है। यहाँ पे वापस से टाटा मोटर रडार पे आया है, जिसमें कल का लो ब्रेक हुआ है 98-99 के आसपास। टाटा मोटर में यहाँ पे बेस्ट सेल बनता है। टाटा मोटर का ऊपर में 101 102 का स्टॉप लॉस है, बेस्ट स्टॉप लॉस है, छोटा सा स्टॉप लॉस है। जिस तरह की कैंडल फॉर्म हो रही है, जिस तरह का वॉल्यूम देखने को मिल रहा है, उसको देखते हुए मेरे को ऐसा लगता है कि टाटा मोटर यहाँ से एक बड़ी और एक अच्छी गिरावट दिखा सकता है, जिसके अंदर 92 रुपए का टारगेट होगा। 92 का लेवल टूटता है तो शायद 88 रुपीस तक का मूव भी टाटा मोटर के अंदर देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे बहुत बढ़िया लेवल्स है। सीएमपी पे यहाँ पे सेल का व्यू लेके काम किया जा सकता है। मार्केट्स में अगर तेजी आ रही है तो भी टाटा मोटर वीकनेस दिखा रहा है, और मार्केट्स में गिरावट आती है तब टाटा मोटर ज्यादा तेजी से गिरावट दिखा रहा है। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि स्टॉक का स्ट्रक्चर एक बार थोड़ा सा कुछ दिनों के लिए थोड़ा सा वीक हो रहा है। तो यहाँ पे टाटा मोटर पे सीएमपी पे सेल का व्यू लेके काम करें। 101 102 का स्टॉप लॉस लगाएं। नीचे में 92 रुपए से लेके 90 या 88 रुपए तक का मूव एक वीक के अंदर टाटा मोटर्स के अंदर देखने को मिल सकता है। तो ये है आपके लिए टाटा मोटर्स के लिए बिकवाली करने की राय। 98 के आसपास बेचिए, 92 रुपये और 88 रुपये, दो टारगेट के लिए। बसिन साहब ने भी टाटा मोटर्स यहाँ पर आपको बिकवाली की राय दी थी और उन्होंने भी कहा था कि यहाँ पर बेच कर चलें आप। तो 101 का स्टॉप लॉस रखें, यहाँ पर आपको बेच देना ठीक रहेगा। ये है राय। थोड़ी देर में किरण जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे कार्यक्रम में और एक स्पेशल कॉल देने के लिए। लाइफ लाइन यूज़ कर रहे हैं, वो कह रहे फोन अ फ्रेंड करना चाहता हूँ, तो हमने कहा बिल्कुल करिए भाई, कोई दिक्कत नहीं। तो किरण जी जैसे ही लाइफ लाइन यूज़ करेंगे, जैसे हमारी लाइन उनके साथ कनेक्ट हो जाएगी, हम आपके सामने उनकी एक बेहतरीन पिक भी रखने वाले। तब तक विश्वेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और विश्वेश जी दे रहे हैं हमें ऑप्शंस की स्ट्रेटेजी, छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई। विश्वेश जी स्वागत है आपका। बताइए सर, पहला ऑप्शन कौन सा है आज का? देखिए, मेरा ऐसा मानना है मार्केट रेंज में है और इस हिसाब से मार्केट रेंज में है। मैं कॉन्ट्रेंट स्टैंस लेना चाहूँगा, मैं बाय करना चाहूँगा। तो मेरे दोनों जो स्टॉक है वो बाय की हो रही है। पहला जो स्टॉक है वो है ईसीसी। ईसीसी में मेरे हिसाब से 1360 का 1360 का थोड़ा आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन खरीदने की राय है। 40 रुपए के आसपास चल रहा है और जिस हिसाब से आज स्टॉक्स में
अपने प्रीवियस हाई और 1300 ऊपर वॉल्यूम होके जा रहा है। हम 5-10 दिन क्या, इनफैक्ट लास्ट 20 दिन का हाईएस्ट वॉल्यूम हुआ ईसीसी में। तो ईसीसी में मुझे लगता है कि बड़ा मूव आएगा यहाँ से 1400 तक का। तो 1360 का कॉल ऑप्शन जो 40 रुपए में मिलना है उसको खरीदना है। बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस रखना है आपको, 28 रुपए का स्टॉप लॉस, मतलब आज के लो के 2 रुपए नीचे रख दीजिए। और मुझे लग रहा है जिस हिसाब से ईसीसी में मूव है, ये ऑप्शन एटलीस्ट यहाँ से नहीं तो भी 75 और 95 ऐसे 2 टारगेट हो सकते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है ईसीसी में स्ट्रॉन्ग 3-4% का मूव आ सकता है। पहला जो कॉल है वो है ईसीसी का 1360 का कॉल ऑप्शन खरीदने की राय। ओके, 1360 वाला कॉल ऑप्शन खरीदिए 1360, 28 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ, 40 रुपए एंट्री पॉइंट है। 75 और 95, 75 और 95 2 टारगेट विश्वेश जी का खरीदारी करने के लिए आज से फर्स्ट क्लास। बहुत ही बढ़िया विश्वेश जी। दूसरा ऑप्शन भी आपको खरीदना है तेजी की तरफ, बताइए कौन सा स्टॉक है? दूसरा है वो है सर इन्फोसिस। मुझे लगता है इन्फोसिस में आज के दिन में बहुत ही बढ़िया चीज हुई। इन्फोसिस ने क्या किया सर, पिछले 3 महीने की रेंज को 3 दिन पहले ब्रेकआउट किया था जब 740 गया था, आईटी चला था। आज के दिन में वो जो रेंज थी उसका अपर एंड टेस्ट हुआ था, तो 720 के अराउंड इन्फोसिस में बहुत अच्छी एंट्री बनती थी। तो मुझे लग रहा है इन्फोसिस यहाँ से 760 770 की ओर जाएगा। तो इन्फोसिस का 740 का जो कॉल ऑप्शन है वो खरीदना चाहिए। मुझे लगता है 22 रुपए के आसपास चल रहा है इन्फोसिस का 740 का कॉल ऑप्शन। 22 रुपए 30 रुपए के आसपास चल रहा है, मुझे लगता है खरीदना चाहिए। आज का लो 20 रुपए का है, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा सा रूम रख के 17 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए, 17 रुपए का स्टॉप लॉस। और इन्फोसिस में मुझे एटलीस्ट 30 to 40 रुपीज की तेजी लगती है, क्योंकि डिफेंसिव हो गया मार्केट में। मुझे लगता है बैंक निफ्टी भी शायद वापस एक बार के लिए 21,350 तक आ जाएगा। तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव इन्फोसिस यहाँ से ये जो 740 का कॉल है 22 से 30 रुपए की रेंज में लेते हो, 17 रुपए का स्टॉप लॉस, मुझे लगता है 30 रुपीज और 40 रुपीज ये 2 टारगेट रहेंगे इन्फोसिस के 740 के कॉल ऑप्शन में। ओके, इन्फोसिस के 740 रुपए वाले कॉल ऑप्शन में आपको करनी है खरीदारी। 22 रुपए के आसपास, 17 रुपए का स्टॉप लॉस और 32 रुपए और 40 रुपए का टारगेट। निफ्टी, बैंक निफ्टी पर क्या व्यू बन रहा है विश्वेश जी अभी आपका? मुझे लग रहा है सर 21,000 नहीं टूटेगा। देखिए आज के दिन में सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या हुई अनिल जी, ह्यूज कॉल राइटिंग हुई है निफ्टी में। निफ्टी में सर 11, 10,400, 10,500, 10,300 और 10,350 का क्लब करोगे तो 50 लाख शेयर ऐड हुए हैं। मुझे लग रहा है कुछ बड़ा हुआ है मार्केट के अंदर। ये भी जो न्यूज फ्लो है ये ग्राइंडिंग है, तो अगर यहाँ से कॉल राइटर्स को ट्रैप किया जाता है तो मुझे लगता है वापस जो निफ्टी है 10,300, 350 की ओर जाएगा और बैंक निफ्टी है 21,400, 21,500 की ओर जाएगा। तो बहुत ज्यादा पेसिमिस्ट नहीं रहना चाहता हूँ, बाय ऑन डिक्लाइन वाली स्ट्रेटेजी है फिलहाल के लिए। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे भी आप 21,000 की कॉल ऑप्शन या 21,200 की कॉल ऑप्शन खरीद के तेजी करके खड़े रह सकते हो बैंक निफ्टी में। ओके, तो ये है आपके लिए राय। देखते हैं, क्लोजिंग 21,300 के नीचे नहीं होनी चाहिए। मैं भी लगातार ये बात कर रहा हूँ, बार बार फिर से हरे निशान में आने की कोशिश कर रहा है। देखिए, हरे निशान में आने की कोशिश कर रहा है, ये बड़ी काम की बात है, खासतौर से तब जबकि डाउ फ्यूचर्स आपके 150 पौने 200 पॉइंट कमजोर हो, उसके बावजूद बाजार गिर ना रहे हो, तो ये बड़ी चीज़ है। एनसीएल इंडस्ट्रीज, इसका मुनाफा 26 करोड़ से घटकर 8 करोड़ रह गया है। कुणाल जी चार्ट तैयार कर लीजिए, आपके पास होगा। सीमेंट कंपनी है, लेकिन रिजल्ट सीमेंट कंपनियों के जो ट्रेंड है उसके विपरीत आते हुए दिखे हैं। किरण जी फोन लाइन पर हैं अपनी स्पेशल पिक के साथ, लेकिन उससे पहले एनसीएल इंडस्ट्रीज नतीजे कमजोर, चार्ट पर दीजिए राय। कुणाल जी। अरे जी देखिए, चार्ट भी कमजोर हुए हैं। एक छोटा सा राउंडिंग टॉप पैटर्न चार्ट पर बनता हुआ दिख रहा है और 72 रुपए के नीचे ब्रेकडाउन आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो मुझे लगता है निजी और फिसल सकता है। जिनके पास पोजीशन है, मुझे लगता है कि एक बार के लिए निकल जाए। 66 तक स्टॉक जा सकता है। 67, 66 के आसपास अब अगला बड़ा सपोर्ट चार्ट पर नजर आता है। तो इन स्तरों पर मेरी निकल जाने की राय है, लेकिन कोई ट्रेडिंग की राय नहीं है। उसकी वजह यह है कि बहुत ज्यादा लिक्विड स्टॉक नहीं है। तो जिनके पास पोजीशन है, निकल जाए निचले स्तरों पर, दोबारा बेहतर खरीद के मौके मिलेंगे। ओके, तो ये है आपके लिए एनसीएल इंडस्ट्रीज पर आए। ओके, और इस बीच किरण जी हमारे साथ आ चुके हैं। किरण जी के लिए स्पेशल बिगुल है। किरण जी, इस बिगुल का शुरुआत आपके साथ ही हो रही है, स्पेशल बिगुल की स्पेशल पिक के साथ में, लेकिन एक दरख्वास्त है कि इस बिगुल का वॉल्यूम कम रखें। हमारे एक दर्शक है नेहल, उन्होंने मुझे अभी भी थोड़ी देर पहले ट्वीट किया, 2:48। जी हाँ, अभी थोड़ी देर पहले ट्वीट किया, बोले कि सर बिगुल की आवाज़ थोड़ी सी कम रखिए, छोटे छोटे बच्चे नींद से उठ जाते हैं, फिर उसको म्यूट करना पड़ता है, फिर वापस चालू करना है। तो नेहल जी, आपकी बात हम तक पहुंच गई है, आपको म्यूट करने की बार बार जरूरत नहीं, हम बिगुल की आवाज़ को थोड़ा सा कम कर देते हैं। बच्चों पे और भाभी जी की नींद में व्यवधान ना पड़े, ये ध्यान रखना हमारा फर्ज है। वहाँ दिक्कत होगी तो आप चैनल कैसे देखेंगे? बिल्कुल ठीक है। तो चलिए, नेहल जी को ध्यान में रखते हुए बिगुल डी में से स्पेशल पिक का बजा दीजिए।
किरण जी, स्वागत है आपका स्पेशल पिक में। बताइए सर, कौन सी है वो स्पेशल पिक जो आप देना चाहते हैं? अनिल जी, सरप्राइज सेक्टर भी है और सेक्टर है फार्मा, और अभी बेचने की सलाह है अनिल जी। बेचना है फार्मा सेक्टर का एक स्टॉक जिसने एक बहुत बड़ा पैटर्न का ब्रेकडाउन दिया है, और स्टॉक का नाम है डीवीज लैब। डीवीज लैब में मैंने कई बार 10 की कमाई में बाय करने की सलाह दी है, पर जिस तरीके से ये चार्ट पैटर्न पैन आउट हो रहा है, मेरा मानना है कि काफी खराब चार्ट पैटर्न हो चुका है। अप्रैल महीने से एक ट्रायंगुलर पैटर्न में ट्रेड कर रहा था, पहली बार आज वो ट्रायंगुलर पैटर्न डाउनवर्ड साइड में ब्रेकडाउन दे चुका है। बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ ये ब्रेकडाउन हुआ है, तो मेरा मानना है कि मेरा पहला टारगेट होगा 2240 और दूसरा होगा 2230। अनिल जी, 2240 2230, और अगर आज 2230 के नीचे क्लोजिंग मिलती है आज या कल, तो मेरा टारगेट एक हफ्ते के अंदर 2025 का रहेगा अनिल जी। 2025 के टारगेट एक डेढ़ हफ्ते के अंदर। इसका एक ही कंडीशन है, 2230 के नीचे आज की क्लोजिंग चाहिए, आज या कल की। बिल्कुल, और इस कॉल में फंडामेंटली मैं आपके साथ हूँ। किरण जी, क्या है कि ये जो है ना एपीआई वाली जो कंपनियां है ना, ये चीन के साथ तनाव वाले जो मुद्दे बन रहे हैं, इसको लेकर एपीआई वाली कंपनियों में थोड़ा सा अब आपको सावधान रहना चाहिए ऊपरी स्तर पर। या तो प्रॉफिट बुक करें, क्योंकि कई सारे इनके रॉ मटेरियल्स हैं। कुछ कंपनियां तो ऐसी है जिन्हें फ़ायदा होगा चीन से सप्लाई बंद होने का, लेकिन कुछ कंपनियां ऐसी जिनको रॉ मटेरियल अगर चीन से लेना पड़ता है, किसी तरह की दिक्कत है, तो वहाँ पर समस्याएँ आ सकती है। तो 2240 2230 इसके नीचे अगर स्टॉप लॉस इसके नीचे अगर बंद होता है तो मामला मुश्किल हो जाएगा, फिर 2025 तक आ सकता है। किरण जी, एक बार जरा जल्दी से मुझे ना इसका स्टॉप लॉस बता दें। 2277 पे आपने शॉर्ट करने की राय दी, स्टॉप लॉस कहाँ रखना है? 2305 2305। ओके, 2305 का क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस रखें, और 2025 तक के लिए डीवीज लैब अगर शॉर्ट करना है तो फिर मुझे लगता है कि वो 2025 के टारगेट के लिए ही करना चाहिए। अगर 250 रुपये ना मिले तो फ़ायदा क्या, क्योंकि अगर 2240 2230 के लिए अगर करना हो तो तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो ज़्यादा बढ़िया है कि आप बड़े टारगेट के लिए करें, आराम से देखकर सोच समझकर। और ये है राय किरण जी की तरफ से एक बेहतरीन ट्रेड को लेकर। ओके, तो चलिए, परफेक्ट है ये डीवीज लैब का कॉल आपके लिए इस वक्त। तो चलिए, किरण जी की तरफ से ये कॉल आता हुआ। एक और स्पेस जो है ये जिस पर कॉल दिया है किरण जी ने, उस पर मैं एक आशीष जी आपसे राय लेना चाहता हूँ। क्या फार्मा कंपनियों में या फिर ये एपीआई वाली कंपनियों में अब प्रॉफिट बुकिंग करने का वक्त आ रहा है? अनिल जी, सेलेक्टिवली यस, बट आई थिंक ये जो महंगा हो गया है वो और महंगा होगा, ये वाला ज्यादा पर्सपेक्टिव बनाना चाहिए रादर देन थिंकिंग कि बहुत वैल्यूएशंस वो हो गई है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अनिल जी कि ये जो पूरा इंडिया चाइना वाला जो एक थीम है, जिसको हम पहले बात तो करते थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं इसमें कोई ना कोई एक्शनेबल्स दिख रहे हैं। हम उसके बारे में कल से देख रहे हैं। और मैं ये नहीं कह रहा कि ये इमीडिएटली, इनफैक्ट इस सबसे तो शॉर्ट टर्म में थोड़े इश्यूज हैं इंडस्ट्री में, लेकिन अब ये ट्रेंड रिवर्स होता हुआ नहीं दिख रहा है। और अगर ये रिवर्स नहीं हो रहा है अनिल जी, तो ये तो अपने आप में एक आपके लिए एक मैं तो बोलता हूँ एक अलग शो होना चाहिए इससे रिलेटेड अनिल जी, कि क्या क्या हो सकता है आने वाले समय में। तो जैसे आप अजी थोड़ा आर्ग्यूमेंट और एक्सटेंड करूंगा अनिल जी, आधा मिनट और ले लेता हूं कि आप जैसे बात कर रहे हैं, अभी तो जरूर शायद आज कुछ अनाउंसमेंट्स ना आ रही हो, लेकिन एक कॉन्ट्रेरियन व्यू लेना चाहूंगा अनिल जी। अगर ये ट्रेंड सही है तो कुछ बम्पर अनाउंसमेंट्स एक्सपेक्ट करना कोई गलत नहीं होगा मार्केट के लिए, क्योंकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत क्रिटिकल हो चलेगा। और एपीआई एक ऐसा सेगमेंट है जिससे बहुत ज्यादा परेशानी रह सकती है फार्मा कंपनीज को। अभी तो शॉर्ट टर्म में जरूर जो डिमांड है वो है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जरूर उसको भी कवर अप करना चाहेंगे सरकार और कंपनीज जो भी है। तो आई थिंक क्वालिटी कंपनीज में बने रहना चाहिए, जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। आज 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 अनिल जी 10 लोगों से बात हुई तो 9 लोग बोल रहे हैं प्रॉफिट बुक करने जैसा माहौल है, तो लग रहा है अभी थोड़ा और चलेगा बाजार। चलिए, बढ़िया है। आम राय के विपरीत चलने की बाजार की आदत है। जी दीप।
बिल्कुल अनिल जी, तो देखते हैं किस डायरेक्शन में बाजार जाता है। पर कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो वीक बाजार में भी अच्छा ट्रेंड दिखा रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले हम SBI लाइफ की बात कर रहे थे, जहां पर अच्छी मूव आई है। सुमित जी ने कॉल दिया है वहां पर। नितिन जी, दो और इंश्योरेंस स्टॉक्स आज अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं सुबह से, ICICI प्रू और HDFC लाइफ। HDFC लाइफ 550 के ऊपर जाता हुआ दिखता है, ICICI प्रू, दोनों में से बेहतर ट्रेड किस में रहेगा सर? दोनों में बेहतर लगेगा तो मुझे लग रहा है कि ICICI प्रू में एक पॉजिटिव मोमेंटम बन रहा है ये, बट इसमें रेसिस्टेंस दोबारा से 430-435 के रेंज में आ रहा है। फिलहाल मुझे लगता है कि आज रुकना चाहिए, आज बाइंग ज़्यादा एग्रेसिवली इनिशिएट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज डेटा जो है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं बन रहा है। बट ये है कि 430 के ऊपर जाने पे ही ICICI प्रू और स्ट्रांग होगा, तो मुझे लगता है 430 के ऊपर ही लेना चाहिए। और फिलहाल इसमें एक सपोर्ट बन रहा है 410 का, तो मुझे लगता है कि ICICI प्रू 430 के ऊपर जाए, उसके बाद ही हमें बाय इनिशिएट करना चाहिए। ओके, नज़र रखिए, अच्छे मूव्स आ रहे हैं और अगर इससे यहाँ इन लेवल से और खरीदारी आती है तो फिर अच्छा ट्रेड भी आपको यहाँ पर बनता हुआ दिख सकता है। कुछ और स्टॉक्स पर नज़र रखिए जो नतीजों के दम पर आपको रिएक्ट होते हुए दिखेंगे। ONGC, इसके नतीजे आने वाले हैं, किस तरह के नतीजे रह सकते हैं, क्या है बाजार का अनुमान, चलिए जान लेते हैं। संदीप ग्रोवर हमारे साथ तैयार है। संदीप, बताइए किस तरह का अनुमान लगाया जा रहा है? देखिए, नंबर्स कमज़ोर रहेंगे दीप। हमारा ऐसा अनुमान है कि जिस तरह से क्रूड हल्का हुआ था, इस तिमाही में औसत कीमतें $13 के आसपास गिरती हुई दिखी थी, और इनके तो प्रिडोमिनेंटली दो ही कारोबार हैं, क्रूड ऑयल उत्पादन और गैस का उत्पादन और उसकी बिक्री। तो उस लिहाज से $13 का एडजस्टमेंट इनको अपने नंबर्स में क्रूड ऑयल के फ्रंट पे करना होगा। हालांकि वॉल्यूम सपाट रहेंगे, लेकिन इनके जो रियलाइजेशन है उसमें करीब $10 के आसपास का ड्रॉप आता हुआ दिखेगा, और यही कारण है कि इनकी जो सेल्स है वो करीब 15% तिमाही दर तिमाही इस बार गिरती हुई दिखेगी। स्टैंडर्ड बेसिस पे कामकाजी मुनाफा 25% घटेगा, 9,200 करोड़ रुपए के आसपास के नंबर्स आएंगे। मार्जिन पे प्रेशर रहेगा करीब 6% के आसपास का, और मुनाफा तो करीब 40% के आसपास का गिरेगा। ये इसलिए क्योंकि दीप आपको याद होगा 1 अक्टूबर से जो गैस की कीमतें हैं 12.5% नीचे की और रिवाइज की गई, $3.25 के आसपास की प्राइसिंग आई थी। और कई सारी ऐसी ONGC की फील्ड्स हैं जो कि डीप वाटर हैं, और वो गैस जो प्रोड्यूस हो रही है वो इस दाम से ऊपर प्रोड्यूस हो रही है, तो यानी कि वो गैस का जो कारोबार है वो घाटे में है। इस बार हो सकता है घाटे का नंबर काफ़ी बड़ा आता है वो दिखे, जिस वजह से ओवरऑल मुनाफा जो है वो काफ़ी ज़्यादा गिरता हुआ दिखेगा, क्योंकि गैस का जो उत्पादन है वो भी हो सकता है कि 10% के आसपास कम आए। 6.2 BCM के मुकाबले 5.7 BCM के आसपास के नंबर्स देखने को मिल सकते हैं। तो नेट देखा जाए दो कारोबार है, दोनों खराब रहेंगे, जिस वजह से मुनाफे में इस बार बड़ा डेंट तिमाही दर तिमाही देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो मुनाफे में इस बार बड़ा डेंट आप तिमाही दर तिमाही देख सकते हैं। जहाँ तक ONGC का सवाल है, नजर रहेगी उन नतीजों पर। आशीष जी, कोई व्यू ONGC पर या फिर बाकी ऑयल एंड गैस स्टॉक्स पर? आज पेट्रोनेट भी नंबर्स पर रिएक्ट कर रहा है, अच्छे नंबर्स नहीं रहे। लगातार ऑयल के दाम हमने तो वैसे स्टेबल देखे हैं ग्लोबल मार्केट्स में, बट डोमेस्टिकली पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं 3 हफ्तों के लिए, पर फिर भी OMCs में वैसा एक्साइटमेंट नहीं आया। क्या अप्रोच रहनी चाहिए? क्या ऑयल एंड गैस सेक्टर से आपको कोई स्टॉक पसंद है या फिर अवॉइड रहेगा इस समय? अभी थोड़ा टाइम अवॉइड कर सकते हैं, बिकॉज सी देयर सम स्पेसिफिक स्टॉक्स जो न्यूज बेस्ड की वजह से रिएक्ट नहीं कर पा रहे हैं टू व्हाट इज द सिचुएशन अक्रॉस द सेक्टर। बट अदरवाइज आई थिंक बहुत ज़्यादा जैसे बहुत ज़्यादा कोई रिएक्शन लगे या इट्स अ नो ट्रेडिंग जोन आई बिलीव। ज़रूर अभी जो अटकलें चल रही हैं BPSL से रिलेटेड, तो वहाँ थोड़ा एक मूवमेंट एक्सपेक्टेड है अगले कुछ दिनों में, बट अगेन it's something which it's difficult to predict at this point of time, but I think ये एक सेक्टर है जिसको आप थोड़ा टाइम के लिए भी अवॉइड कर सकते हैं। ओके, ये एक सेक्टर है जहां पर आप कुछ समय के लिए दूर रह सकते हैं, बट इस सेक्टर में एक स्टॉक है जो अपने लाइफ हाई पर ट्रेड कर रहा है और आज नया लाइफ हाई जिसने बनाया है, गुजरात गैस। इस पर नजर रखिए। सुमित जी, गुजरात गैस पर कोई व्यू? काफी एक्टिव रहा है, मार्च के लो से अब तक 55% की रैली आ गई और आज नए लाइफ हाई पर है। यहाँ से और तेजी बनती हुई दिख रही है आपको? बढ़िया स्टॉक है, स्टॉक सुबह से मेरे रडार पे है। स्टॉक ने लाइफ टाइम हाई बनाया है और मार्केट अभी लाइफ टाइम हाई से बहुत दूर है और स्टॉक पहले लगा रहा है। वो ये शो करता है कि स्टॉक के अंदर बहुत स्ट्रेंथ है। और गैस वाले स्टॉक्स अगर आप देखो तो पिछले हफ्ते 10 दिन से एक अच्छा खासा मोमेंटम भी दिखा रहे हैं, और गुजरात गैस में हमने बहुत बार बाय का व्यू भी दिया है। अभी यहाँ पर भी मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे ये 315 320 के ऊपर क्लोजिंग देगा
315 320 के ऊपर क्लोजिंग देगा तो गुजरात गैस में और एक अच्छा मोमेंटम बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, जिसके अंदर ऊपर में 340 रुपए से लेके 350 रुपए तक का अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। नीचे में 305 रुपए के आसपास का गुजरात गैस का बहुत बढ़िया सपोर्ट है, तो वो स्टॉप लॉस है, इसके अंदर अपनी पोजीशंस को होल्ड करके चले, फ्रेश बाय का व्यू बना के चले। ऊपर में 340 से 350 रुपए तक का अपसाइड मूव गुजरात गैस में देखने को मिल सकता है। ओके 340 से 350 के टारगेट्स के लिए आप गुजरात गैस पर नजर रखें और तेजी इस स्टॉक में आपको आती हुई दिख सकती है। पर जिस तरह की गिरावट पिछले 2 दिनों में आई है कुणाल जी अशोक लेलैंड में, यहाँ पर कुछ कंसर्न लेना चाहिए क्योंकि अच्छा ब्रेकआउट आया था 42-43 के लेवल से 54 तक गया, अब वापस 46-47 पर आया है। इन लेवल्स पर अशोक लेलैंड किस डायरेक्शन में जाता हुआ दिखता है? देखिए डायरेक्शन अभी फिलहाल के लिए तो बेरिश है दीपांशु। जो सपोर्ट चार्ट पर है वो 43 रुपए के आसपास है 43 का, और अभी भाव चल रहा है लगभग 47 रुपए का। तो यहां से 3 से 4 रुपए की गिरावट पूरी तरह से मुमकिन दिखाई देती है और एक ब्रेकडाउन भी चार्ट पर आता हुआ लग रहा है। तो मुझे लगता है कि फिलहाल के लिए डाउनवर्ड प्रेशर बना रहेगा। एक बार के लिए 43.5 के लेवल्स आपको स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। ओके नजर रखिए जहां तक अशोक लेलैंड का सवाल है। आशीष जी, आपको ऑटो स्पेस से कोई स्टॉक पसंद आ रहा है? मारुति में हम तेजी देख रहे हैं, हीरो मोटोकॉर्प से की अच्छी परफॉर्मेंस रही है, पर दोनों तरफ के ट्रेड्स होते हुए दिख रहे हैं जहां तक पूरे ऑटो स्पेस का सवाल है। इस समय अगर कोई पोजीशन लेनी हो ऑटोज में तो किस तरह से पोजीशन करना चाहिए? देखिए ऑटो में 3-4 थीम्स जो हैं वो जरूर आपको समझनी पड़ेंगी। तो वो ट्रेड कंटिन्यू रह सकता है। आपके साथ ही हमने बहुत बारी हीरो होंडा सजेस्ट किया जब हम लॉकडाउन में थे। जो पैंटअप डिमांड का एक पर्सपेक्टिव था, टू व्हीलर्स, सस्ते टू व्हीलर्स जो बनाती है वो कंपनीज पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा आपको। और हीरो होंडा एक ऑब्वियस विनर था और वहाँ से काफ़ी अच्छा मूव आया भी। और आई बिलीव वन शुड कंटिन्यू टू होल्ड दैट स्टॉक बिकॉज मेरा पर्सपेक्टिव थोड़ा मीडियम टू लॉन्ग टर्म का था। फिर मारुति डेफिनेटली अगेन द काइंड ऑफ एक हॉकी स्टिक बोलते हैं, जो हॉकी स्टिक डिमांड देखने को मिली है। जो इकोनॉमीज में लॉकडाउन का इम्पैक्ट हल्का हुआ है वो ऑटो में बहुत और एक सर्टेन सेगमेंट में बहुत ज़्यादा दिखी है और आप मारुति में वो डिमांड ज़्यादा देखेंगे। और साथ ही साथ जिस तरह का कैश, मतलब आप ये समझ लिए आपको एक कंपनी तो 30% तो आपको कैश मिल जा रहा है। और अगर आप वैसे वैल्यूएशंस को देखेंगे तो you know that it's one of the decent cases into फोर व्हीलर स्पेस। तीसरा थीम जो एग्रीकल्चर साइड पे, हम ऑब्वियसली टू व्हीलर की बात तो करते ही हैं लेकिन एग्री रूरल जो है वो बहुत अच्छा कर रहा है। तो ट्रैक्टर कंपनीज विल ऑल्सो कीप बजिंग अ लॉट। सो आई थिंक ये 3 थीम्स में आप बेस्ट स्टॉक्स पकड़िए और उनको पकड़ के रहिए, आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी। बिल्कुल डिसअपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा। चलिए नज़र रखिए क्योंकि दोनों तरफ के मूव्स आ रहे हैं पूरे के पूरे ऑटो स्पेस में। मारुति, टीवीएस, आइशर, हीरो, यहाँ पर आप अच्छी परफॉर्मेंस देख रहे हैं। दूसरी तरफ अशोक लेलैंड में गिरावट आ रही है। टायर स्टॉक्स में आज अच्छा दिन हो रहा है। एमआरएफ, बालकृष्ण, अपोलो टायर्स के लिए अच्छा दिन रहा है। भारत फोर्ज और मदरसन में बाउंस बैक हुआ है। थोड़ी देर पहले भसीन साहब बॉश के बारे में बात करके गए थे, वहां पर भी एक्शन है। तो दोनों तरफ का एक्शन दिख रहा है मार्केट में अनिल जी इस समय, और हम देख रहे हैं कि निफ्टी बैंक रिकवर होकर वापस पॉजिटिव टेरिटरी में आता हुआ दिख रहा है सर। वो लाल हरे निशान में झूल रहा है दीप। कभी ये मतलब 10,300 के आसपास निफ्टी थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, और 21,300 21,425 के बीच में बैंक निफ्टी ऐसे ही झूलता हुआ। देखते हैं क्या कुछ होता है। बड़ा इंटरेस्टिंग दिख रहा है बाजार, लेकिन इंटरेस्टिंग दिख रहे हैं 2 स्टॉक, इनफैक्ट एक ज़्यादा कहूँगा, पीवीआर और उसके साथ साथ आइनॉक्स लीजर। और वजह यह कि अनलॉक 2 में अभी भी सिनेमा हॉल खुलने में थोड़ा वक्त लगेगा। क्या कुछ डिटेल्स हैं और क्यों स्टॉक कमजोर है बताने के लिए तैयार है संदीप बताइए। सर ये लॉकडाउन वाली बात तो है ही है, उसके अलावा OTT प्लेटफॉर्म जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है वो कहीं ना कहीं इनके लिए एक नया चैलेंज, एक नया सरदर्द के तौर पे सामने आ रहा है, क्योंकि 7 बड़ी फिल्में हैं वो जो कि इसी डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए बहुत जल्द रिलीज होती हुई दिखेंगी। 24 जुलाई को पहली पिक्चर रिलीज होने का अनुमान है और माना जा रहा है कि उसके बाद से अक्टूबर तक 6 और पिक्चरें हैं जो कि इस प्लेटफॉर्म के जरिए रिलीज होती हुई दिखेंगी। बड़े सितारों की फिल्में हैं और दिक्कत की बात यह है सर, अभी तक 2 पिक्चरें रिलीज हुई हैं इस OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर और उनको ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला है। तो उस वजह से अब ये जो कंपनियां हैं
काफ़ी ज़्यादा दिक्कत में है। पहले से मुश्किलें हैं, जैसे आप मेंशन कर रहे हैं कि लॉकडाउन की दिक्कत है, कल से अनलॉक 2 लागू होगा, लेकिन उसके बावजूद भी इनको कोई भी रिस्पाइट नहीं मिलेगी, सिनेमा हॉल नहीं खुलते हुए दिखेंगे। तो 31 जुलाई तक आप मान के चलिए कि कोई भी सिनेमा हॉल नहीं खुलेगा। अगस्त में भी खुलेंगे नहीं खुलेंगे, खुल भी जाएंगे तो कितना रिस्पांस आएगा, पब्लिक जल्दी आना शुरू हो जाएगी। जानकार तो ऐसा मानते हैं कि शायद 6 महीने कम से कम लगेंगे जब तक इनके जो कारोबार है दोबारा सामान्य होते हुए दिखेंगे। जब ये एक बार खुल जाएं उसके बाद की बात है। तो अभी तो फिलहाल आप देखें कारोबार इनके जस के तस ठप पड़े हैं और कई सारी ऐसी बड़ी बॉलीवुड की पिक्चरें भी हैं जो कि टाली गई हैं, तो उसका भी कहीं ना कहीं इंपैक्ट इनके ऊपर आता है वो दिखेगा। और इनके जो फिक्स कॉस्ट हैं वो तो इनको झेलने पड़ ही रहे हैं। इनफैक्ट आपको बता दें 600 से 800 स्क्रीन है दोनों कंपनियों की अगर आप बात करें, और एक स्क्रीन से करीब 1.25 लाख के आसपास रोज की कमाई इनकी होती थी। तो नेट देखा जाए हर एक दिन करीब 8 से 10 करोड़ रुपए के आसपास आय का नुकसान इनको होता हुआ दिख रहा है। और पीवीआर की बात करें तो करीब 140 से 145 करोड़ अब तक का पूरा फिक्स कॉस्ट है जो कि इन्होंने बेयर किया है। और आइनॉक्स में भी 40 से 45 करोड़ रुपए के आसपास। तो एक तरफ आय आ नहीं रही है और फिक्स कॉस्ट लगातार इनको बेयर करनी पड़ रही है। और जिस तरह से करीब 3 महीने के आसपास का समय हो चुका है, कुछ 10 ऐसे बड़े राज्य हैं जिनमें आप देखें इनका बड़ा एक्सपोजर है, जिसमें महाराष्ट्र, कर्नाटक और दिल्ली, ये 3 ऐसे बड़े राज्य हैं जिसमें आप गुजरात को भी शामिल कर सकते हैं। यहाँ से इनके आय का बड़ा हिस्सा आता है। और जिस तरह से इनकी स्क्रीन्स बंद पड़ी हैं वहाँ पे आप देखें 70-100 करोड़ से लेकर 200 करोड़ तक के जो लॉसेस हैं इन 3 महीनों में इन कंपनियों ने ऑलरेडी बेयर कर ली हैं। तो उस लिहाज से देखा जाए 2 बड़ी दिक्कतें हैं, कामकाज चल नहीं रहा है और अब जो OTT का नया कॉम्पिटिशन इनके सामने आ रहा है उससे कहीं ना कहीं दिक्कतें और भी बढ़ती हुई दिखेंगी। ओके तो ये है इन तमाम मल्टीप्लेक्स शेयरों के लिए मुश्किल भरा वक्त। संदीप जैसा कह रहे थे कि 2 ऐसी मूवीज़ हैं जो रिलीज़ हो चुकी है OTT प्लेटफॉर्म पे। मैं जनरल नॉलेज टेस्ट करता हूँ जल्दी से बंसल जी का। बंसल जी इससे पहले आप गूगल करें, गूगल किए बगैर ही तुरंत मुझे बताइए वो कौन सी 2 पिक्चरें जो OTT पर रिलीज़ हुई हैं। अब जल्दी से विंडो में बताइए। बंसल जी देख नाम मेरे को अनिल जी याद नहीं अनिल जी 2 पिक्चरें रिलीज हुई हैं, उनमें से एक तो मैंने देखी भी है और दूसरी पिक्चर अमिताभ बच्चन और आयुष्मान खुराना वाली है। तो अनिल जी दूसरी मूवी तो अच्छी नहीं थी। और अनिल जी दूसरा है मेरा मानना है कि जो मूवीज इस OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई हैं वो कोई ऐसी मूवी नहीं थी कि जो कि बहुत बड़ा इनका PVR का नुकसान हो गया हो। तो अनिल जी अभी उस लेवल की मूवी आना बचा हुआ है। जैसे अक्षय कुमार की एक मूवी है जो भी पाइपलाइन में, अगर ऐसी कोई मूवी अनिल जी OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होती है तब अनिल जी धमाल होगा। अभी तक तो वो धमाल हुआ नहीं है। कोई बड़े बैनर की वो बड़ी पिक्चर कुमार वाली उसमें नहीं आई है। अक्षय कुमार वाली रिलीज हो रही है, बिल्कुल अक्षय कुमार वाली रिलीज होने जा रही है। और साथ ही जो गुलाबो सिताबो अमिताभ की बच्चन साहब की और जो आयुष्मान खुराना की रिलीज हुई वो भी अगर थिएटर में होती तो बड़ा अच्छा। मैं एक काम करता हूँ, ये जो है ना इतना संदीप पूरा बता रहे हैं कि इतना नुकसान इन्हें हो रहा है और सब कुछ ये वो, मैं एक काम करता हूँ जल्दी से एक पोल करवा लेता हूँ सब लोगों के बीच में। मुझे बताइए कि आप लॉकडाउन ये सब इस माहौल में समझिए जब भी खुले, जब भी मल्टीप्लेक्स खुले, आशीष जी आप भी ध्यान से सुनिएगा, जब भी मल्टीप्लेक्स खुले पहली पिक्चर देखने कब जाएंगे आप? कौन से महीने में? जून, जुलाई, अगस्त, नहीं सॉरी जून तो गया, जुलाई शुरू हो रहा है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, पहली पिक्चर देखने कब जाएंगे? सुमित जी आप बताइए। नहीं अनिल जी बिल्कुल भी नहीं। जब तक ये माहौल पूरा सही नहीं होता तब तक तो घर के बाहर कदम रखना खतरनाक है। मूवी तो बहुत दूर की बात है अनिल जी, बिल्कुल नहीं। शॉर्ट कॉल दो आप तो PVR में। वागले साहब बिल्कुल, मैं भी सुमित जी के साथ ही हूँ। अच्छा सुमित जी के साथ नहीं जाएंगे मतलब, ओके। दीप आपका क्या इरादा है? अनिल जी अब तो सारी इन एप्लीकेशंस की मेंबरशिप ले ली है सर, तो पूरा पैसा वसूल करेंगे। जब तक मेंबरशिप है तब तक तो नहीं जाने वाले। ओके आशीष जी। अनिल जी अभी आप कवर कर रहे थे संदीप जी, तो मैं उधर अलग से व्हाट्सएप पे अपनी वाइफ से लिख रहा था कि एक होम थिएटर थोड़ा सर्च करना शुरू करो, कोई अच्छा होम थिएटर में इन्वेस्टमेंट करते हैं अभी। ओके मतलब आपका भी इरादा नहीं है। नितिन जी? बिल्कुल नहीं अनिल जी, खुलने के बाद कम से कम 6 महीने तो वेट एंड वॉच सिचुएशन होनी चाहिए कि किस तरीके से क्या हो रहा है। हे भगवान, मैं तो सोचता था दिल्ली वाले बड़े दबंग होते हैं, आप तो 6 महीने खुलने के बाद भी। अच्छा कुणाल जी? अनिल जी देखिए मेरा तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, जिस दिन राकेश जी सिनेमा देखकर आ जाएंगे उसके अगले सप्ताह मैं भी देख लूंगा। तो अच्छा फॉर्मूला है, जिस सप्ताह राकेश जी दिखाएंगे उसके अगले सप्ताह मैं भी देख लूंगा। जी तो
तो राकेश जी आप कब देखने जाएंगे ये बताइए। देखिए अनिल जी, जैसे सबकी राय है, मैं को अनिल जी चांद से थोड़ी ना आया हूँ। अनिल जी, जब तक वैक्सीनेशन नहीं लगेगा, दवाई नहीं आएगी, मैं अनिल जी मूवी देखने नहीं जाऊंगा। हे भगवान, तो ये हालत है, देख लीजिए, ये सब लोग आपको नेशनल टीवी पर बता रहे हैं कब पिक्चर देखने जाएंगे। ये आपको एकदम डिपस्टिक सर्वे मिल गया है सारे ये जो मल्टीप्लेक्स शेयरों का। अब आपको समझ में आ गया कि पैसा लगाना है नहीं लगाना है, ये पूरी रिसर्च यहीं कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन कहाँ लगाना है उसकी राय आपको मिल रही है, और ये है राय वागले साहब की तरफ से बिगुल BTSWT का। अनिल जी अनिल जी मेरे को कोई कॉल नहीं देना है, मैं सिर्फ ये कहने वाला था कि हम अगर यहाँ पर आपके साथ जो पूरा दिन बिताते हैं वो कोई मूवी से कोई कम नहीं है। आप ही अमिताभ बच्चन हो, आप ही सलमान खान हो, आप ही शाहरुख खान हो, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है। अभी आप देखो, आप तो कविता भी करते हो, आप हीरो भी हो, विलन आप नहीं हो, तो एक काम करता हूँ, बाकी लोगों को छोड़ो, अगर आप मानते हो तो आपसे तो टिकट लेना शुरू कर देता हूँ मैं वागले साहब। चलो आपसे तो आपके लिए तो टिकट रख ही दिया जाए, जो जो ऐसा मानेंगे उनसे टिकट चार्ज किया जाएगा। लेकिन शुक्रिया आपके शब्दों के लिए, थैंक यू वेरी मच वागले साहब। आइए बसिन साहब तैयार है बिगुल बसिन साहब के लिए। बसिन साहब स्वागत है आपका। सर आपके BTSTT कॉल्स कौन से रहेंगे सर, क्या तेजी की तरफ या मंदी की तरफ? नहीं सर, एक मंदी की खबर है, क्योंकि हमने 4-5 आज बाय कॉल दिया, तो हेज करने के लिए एक शॉर्ट कॉल है BTST सर। आप कहें तो मैं चलूँ? जी सर प्लीज बताएं। कल आपको याद है मैंने REC दिया था 111 रुपए में, 105 का टारगेट, आज 7.5 हिट हो चुका है, उसको बुक करिए। आज की सेल कॉल है सर PFC 84 84.5 है, 85-90 का स्टॉप लॉस और 80 का टारगेट। 85-90 का स्टॉप लॉस और 80 के टारगेट के लिए REC को बेचिए, PFC को बेचिए 84-84.50 रुपए की रेंज में। बस एक ही है सर? यस सर, यही है, बस एक ही है जी। चलिए थैंक यू सो मच सर। सुबह कल आपसे फिर होगी मुलाकात। 84-84.5 रुपए के आसपास आपको PFC में बिकवाली करनी है, 85 रुपए 90 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ, 80 रुपए के टारगेट के लिए यहाँ बिकवाली करने की राय है आपके लिए। चलिए तो ये आपके लिए PFC का एक ओके। और इस बीच बैंक निफ्टी जरूर थोड़ी सी मजबूती के संकेत दिखा रहा है और हरे निशान में आता हुआ दिख रहा है। दीप तो थोड़ी थोड़ी रिकवरी के आसार बन रहे हैं और 10,300 के आसपास निफ्टी भी आता हुआ दिख रहा है। जी बिल्कुल अनिल जी, अच्छी रिकवरी आ रही है। अब कुछ ही देर में जान लेंगे अनिल जी से कि आखिरी 10 मिनट के लिए आपको क्या करना चाहिए। कोई पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करनी चाहिए, नई पोजीशन कोई बनानी चाहिए मार्केट में या नहीं, वहां पर आप नजर रखिए। तब तक कुछ और स्टॉक्स और सेक्टर्स पर नजर डाल लेते हैं। जिस तरह से चीन से थोड़ा विवाद इस समय चल रहा है, कौन से सेक्टर्स पर नजर रखनी चाहिए? कुछ फार्मा कंपनीज को परेशानी आ रही है, APIs की, ऑटो और ऑटो एंसिलरीज के लिए ऑटो पार्ट्स की भी कुछ परेशानी है। किस तरह से दोनों तरफ पर सेक्टर्स आपको ध्यान रखना चाहिए, वो एक बार जान लेते हैं। देवांशी हमारे साथ जुड़ रही हैं ये बताने के लिए। देवांशी बताइए, रिसर्च क्या बता रही है? बिल्कुल दीपांशु, आप देखिए ये सिर्फ दो ही इंडस्ट्री नहीं है, ये दो ही सेक्टर्स नहीं है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो सकती है, या काफ़ी ऐसी कंपनीज हैं जिन पर असर कम से कम होता हुआ दिखेगा। लेकिन काफ़ी ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें हम ये देख रहे हैं कि कई ऐसी कंपनीज हैं जिन पर असर थोड़ा सा ज़्यादा होता हुआ दिखेगा। अगर चीन से जो इम्पोर्ट्स हैं इनमें कोई दिक्कत आती है या इनकी जो रिलायबिलिटी है, डिपेंडेंसी है, वो चीन में थोड़ी सी ज़्यादा है। मैं आपको एक से एक सेक्टर बताती हूँ। सबसे पहले आप देखिए ऑटो सेक्टर। यहाँ पे आप देखिए काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी थी, क्योंकि इनका यही मानना था सबका कि जो ऑटो सेक्टर उसमें सबसे ज़्यादा जो डिपेंडेंसी है वो चाइना पर है। लेकिन एक रिपोर्ट ये कहती है कि आप देखिए जो टाटा मोटर्स है, मदरसन सुमी है, भारत फोर्ज है, इन्होंने पिछले 2 सालों में अपनी जो डिपेंडेबिलिटी है, डिपेंडेंसी है, ये थोड़ी सी कम की है चाइना पर। और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता हुआ नहीं दिखेगा। टायर स्टॉक्स की अगर बात करें तो लगातार हमने देखी कि जो सस्ते टायर इंपोर्ट करते थे चाइना से, इस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगती थी, तो घरेलू मैन्युफैक्चरर्स को काफ़ी ज़्यादा फायदा होता हुआ दिख रहा है, तो इन पर भी असर कम होती हुई दिखेगी। इसके अलावा कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की अगर बात करें
कई ऐसी कंपनीज हैं जिनके जो पार्ट्स हैं वो चाइना से सप्लाई होते हैं, तो इसके चलते डिसरप्शन जरूर होता हुआ दिखेगा। बजाज इलेक्ट्रिकल्स और वोल्टास इनमें शामिल होते हुए दिख रहे हैं और इसी के चलते थोड़ा सा ज्यादा इम्पैक्ट आएगा। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए हेवल्स, क्रॉम्पटन ग्रीव्स, इन पर सबसे कम असर आता हुआ दिखेगा। इनके जो एक्सपोजर है वो चाइना में सबसे कम है और साथ ही इनकी रिलायबिलिटी भी चाइना पर काफी ज्यादा कम है और इसी के चलते हम देखेंगे ये दोनों कंपनीज पर कम से कम असर होगा। टेलीकॉम की अगर बात करें तो दोनों टेलीकॉम कंपनीज पर इम्पैक्ट हो सकता है। अगर हम देखेंगे कि जो नेटवर्क इक्विपमेंट वाली जो इक्विपमेंट्स हैं इन पर अगर इम्पोर्ट बढ़ते हैं या यहाँ पे कोई दिक्कतें आती है तो घरेलू मैन्युफैक्चरर्स से इनको जो कॉस्ट है ये काफी बढ़ते हुए दिखेंगे और इसी के चलते हम देखेंगे कि दोनों कंपनीज वोडाफोन और भारती पर इम्पैक्ट आता हुआ दिखेगा। सिर्फ जियो ऐसी कंपनी है जिनकी डिपेंडेंसी चाइना पर बहुत कम है, तो ये इन पर जो असर है ये कम से कम होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा आप देखिए केमिकल और एग्री, यहाँ पे मिक्स रिएक्शंस आते हुए दिख रहे हैं। सबसे ज्यादा जो असर होती हुई दिखेगी वो रैलिस इंडिया, धानुका, सुमितोमो केमिकल्स, इंसेक्टिसाइड्स इंडिया, इन कंपनीज पर होगा। इनके जो एक्सपोजर है, डिपेंडेंसी है ये चाइना पर थोड़ी सी ज्यादा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें एसआरएफ, आरती इंडस्ट्रीज, अतुल लिमिटेड जैसी कंपनीज हैं जो वही प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करती हैं जो चीन से ये लोग इंपोर्ट करते हैं सस्ते दाम में, तो अगर वहां से इंपोर्ट बैन होती है तो ये कंपनीज को फायदा होता हुआ दिखेगा और ये कंपनीज पॉजिटिवली ट्रेड करते हुए दिखेगी। दूसरी तरफ पीआई इंडस्ट्रीज, यूपीएल जैसी कंपनीज हैं जिन पर ज्यादा असर नहीं होगा क्योंकि डाइवर्सिफाइड हैं। और साथ ही आप देखिए ई कॉमर्स की अगर बात करें तो मेजॉरिटी जो निवेश है वो चाइनीज कंपनीज का है और इसी के चलते हमने देखा था कि इन्फो एज भी यहाँ पे फोकस में था क्योंकि इनकी बातचीत चल रही थी जोमेटो के लिए, तो इसी के चलते इन्फो एज पर भी आप नजर रखें। और आखिर में फार्मा जिसकी आपने बात की और आईटी जिसकी आपने बात की, यहाँ पे सबसे ज्यादा असर होता हुआ दिखेगा। अगर मैं फार्मा की बात करूँ 68 to 70% हम चाइना पर डिपेंड करते हैं एपीआईज और केएसएम के लिए और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि ज्यादा इम्पैक्ट आता हुआ दिखेगा। लेकिन सन फार्मा, सिप्ला, कैडिला जैसे ऐसी कंपनीज हैं जो फुली इंटीग्रेटेड है, इनका जो इनकी जो डिपेंडेंसी है चाइना पर थोड़ी सी कम है, तो इसके चलते इन पर कम असर आएगा। आईटी की अगर बात करें तो 3 कंपनीज मेजर है, टीसीएस, इन्फोसिस और विप्रो। इनकी जो आय है वो चाइना से आती है, इसमें थोड़ा सा योगदान है, तो इसके चलते भी इम्पैक्ट आता हुआ दिखेगा। और देखना होगा कि अब ये सारी कंपनीज किस तरह से रिस्ट्रक्चरिंग करती है, अपने जो डिपेंडेंसी है चाइना पर वो किस तरह से कम करती है, इस पर नजर रहेगी। लेकिन ये सारी कंपनीज पर असर जरूर दिखेगा। आशीष जी, चाइना की वजह से ये जो सारा विवाद चल रहा है इसकी वजह से कुछ कंपनियों में असर भी पड़ेगा। क्या कुछ अच्छे मौके बनेंगे कुछ कंपनियों में निवेश करने के? अगर ऐसा कुछ आपको दिख रहा है, कोई ऐसे स्टॉक्स जो आपके रडार पर आ रहे हो जहां निवेश किया जा सकता है, तो बताएं। अनिल जी, काफी सारे सेक्टर्स जरूर आएंगे। पैकिंग ऑर्डर बनेगा, जो सबसे ज्यादा तकलीफ वाला होगा, वहाँ ज्यादा जहाँ पे डिपेंडेंसीज आप जैसे डिस्कस कर रही हैं, और टाइम नहीं लूंगा, एपीआई सेगमेंट है, केमिकल्स हैं, तो वो सेक्टर्स पे ध्यान देना पड़ेगा। और रूरल जो थीम बना हुआ है, तो अगर उससे दोनों चीजों को कनेक्ट करूं तो केमिकल कंपनीज हैं, जैसे क्वालिटी कंपनीज है, सुमितोमो करके कंपनी है जो एग्री सेक्टर में, आप जो पेस्टिसाइड्स और क्रॉप साइंस की जो हम बात करते हैं, वो सेक्टर बहुत अग्रणीय है इस समय। मेक मनी करके जो ऑर्गेनिक्स करके कंपनी है, ये जो सेगमेंट है, ये भी हमें काफी अच्छा लगता है। देखिए अनिल जी, रूरल जो थीम है वो इस समय काफी स्टडी दिख रही है। जितने भी आप चैनल चेक्स करके देखें, आपको समझेगा कि वो थीम इस समय रुकने वाली नहीं है। और शायद आज भी कुछ और अनाउंसमेंट समझ में आए हमें कि वहां पे जो सरकार का फोकस है वो एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाएगा। सो वहां से जुड़े हुए स्टॉक्स जो है वो हमें अच्छे लगते हैं। तो आपने चाइना और अगर दोनों को कनेक्ट करना चाहें तो केमिकल सेक्टर में ये 2 स्टॉक, सुमितोमो और मेक मनी। सुमिटोमो के मेक मनी, इन दोनों पर ही नज़र रखिए। और सुमिटोमो की तो ओएफएस भी थी जो कल खत्म हुई है, वहां पर भी आपने एक्शन देखा है। पर चलिए, आखिरी कुछ मिनट बाकी हैं ट्रेड के लिए, जान लेते हैं अनिल जी की फाइनल स्ट्रैटेजी क्या है। अनिल जी, काफी वॉलेटाइल एक्शन रहा है। डाउ फ्यूचर्स में हमने जरूर रिकवरी देखी है, पर अभी भी 100 अंक नीचे हैं डाउ फ्यूचर्स, बल्कि इस समय तो 120 अंक नीचे हैं, तो थोड़ा वॉलेटाइल ट्रेड जरूर हो रहा है डाउ फ्यूचर्स में। नैस्डैक फ्यूचर्स एकदम सपाट हैं इस समय। यूरोप के बाजारों में भी निचले स्तरों से थोड़ी सी रिकवरी जरूर होते हुए देखिए, तो थोड़ी वॉलेटिलिटी आ रही है सर ग्लोबल मार्केट्स में। दीप, अभी क्या करना है ये समझ में आता नहीं है। देखिए, ईमानदारी की बात है कि डाउ फ्यूचर्स को देखकर और एफआईएस की सेलिंग को देखकर थोड़ा लगता है कि रुके हैं। दूसरा, उसके ऊपर प्रधानमंत्री जी का भाषण है,
मुझे तो नहीं लगता वो कुछ खराब कहेंगे करेंगे, वो तो मुझे नहीं लगता है। अब बहुत सारे लोग आज है ना ट्विटर पे सबसे ज़्यादा मालूम है किस बात की चर्चा हो रही है, प्रधानमंत्री जी के भाषण को लेकर। हालांकि हमारी एक्सक्लूसिव खबर जो बता रही है वो ये कह रही है कि भाई जो कल्याणकारी योजनाएं हैं सरकार की, जो कोरोना के दौरान या कोरोना से पहले शुरू की गई है, उन्हें आगे बढ़ाने पर सरकार का फोकस रहेगा, है ना। जो गरीब मजदूर, किसान या छोटे कारोबारी हैं, उनकी मदद सरकार और ज़्यादा कैसे कर सकती होगी। लेकिन एक सबसे ज़्यादा मालूम है क्या चल रहा है कि कोई कोरोना की दवा या वैक्सीन मिली, उसका ऐलान प्रधानमंत्री करेंगे। आई डोंट नो कितना सही है गलत है, भगवान जाने। और अब अगर वो है तो फिर कल आप सोच सकते हैं कि मार्केट जोर से खुलेगा, लेकिन इस बात की संभावना मुझे तो कम लगती है कि प्रधानमंत्री जी कहेंगे कि कोरोना की दवा या वैक्सीन या ऐसा कुछ इलाज मिल गया है। बट एनीवे क्या कहेंगे ये सिर्फ एक अंदाज की बात हो सकती है। तो मेरा पॉइंट सिंपल है, मैं तो न्यूट्रल होकर जाना चाहता हूँ, ना बाय में ना सेल में। देखिए टेक्निकली मैं न्यूज़ वाला मुझे पता नहीं, आपको पता नहीं कि न्यूज़ क्या होगी, तो न्यूज़ के बेसिस पे आपको जो रिस्क लेनी है आप ले सकते हैं। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ टेक्निकली बता सकता हूँ या फिर मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से बता सकता हूँ। मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से आप 10,300 पर बंद हो रहे हैं निफ्टी पर, कोई दिक्कत नहीं, अभी भी ट्रेंड तेजी का इंटैक्ट है। 21,300 के ऊपर बैंक निफ्टी पर बंद हो रहे हैं, आपका तेजी का ट्रेंड इंटैक्ट है। तो अगर आपकी कॉल ऑप्शन में पोजीशन है तो कल के लिए कैरी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी तक बाजार ने क्लोजिंग बेसिस पर कोई संकेत नहीं दिया है कि आप सतर्क या सावधान भी हो। मैं मंदी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ क्लोजिंग बेसिस पे ये भी संकेत नहीं है कि सतर्क या सावधान हो। 10,244 के नीचे अगर निफ्टी बंद होता तो मैं कहता कि आपको सतर्कता रखनी चाहिए, सावधानी रखनी चाहिए, पोजीशन कम करनी चाहिए। 21,300 के नीचे बैंक निफ्टी बंद होता तो मैं ये कहता। तो मेरे हिसाब से तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। आप अपनी तेजी की पोजीशन है उसे रखें, लेकिन आप ऑप्शन के जरिए रखें, ऑप्शन के अलावा नहीं। बस इतनी सी बात आपको रखनी चाहिए। और अगर और वो भी ज़्यादा संभावना ये रखें आपकी पोजीशन कॉल ऑप्शन की रखें, ज़्यादा बढ़िया, क्योंकि ट्रेंड एक तो आपका साथ दे रहा है, दूसरा अगर प्रधानमंत्री जी ने कुछ ऐसा कह दिया कर दिया और कल बाजार जोर से ऊपर तो फिर मजे ही हो गए, तो बढ़िया है। तो कोई तो आप ऑप्शंस के जरिए तेजी की पोजीशन अपनी बरकरार रख सकते हैं। आप चाहें तो 10,300 10,400 का आप अपनी रिस्क के हिसाब से, या 10,500 का, जितना आपको रिस्क लेना है उस हिसाब से आप ऑप्शन चूज़ कर लें। बैंक निफ्टी में 21,500 21,400 21,600 जो आपको समझ में आए वो ऑप्शन चूज़ कर लीजिए, ऑप्शन लेके जाइए, कोई दिक्कत नहीं। और अगर आपको ऑप्शन की प्रीमियम ज़्यादा लगती हो तो जैसे आप 10,300 का या 10,400 का ले रहे हैं तो 10,500 बेच दीजिए, 10,600 बेच दीजिए, 21,500 का ले रहे हैं तो 22,000 बेच दीजिए, जैसा आपको ठीक लगे पोजीशन बना लीजिए। लेकिन पॉइंट सिंपल है, नेकेड शॉर्ट करके नहीं जाना है, पॉइंट नंबर 1। खुला खुला लॉन्ग करना भी थोड़ा रिस्की हो सकता है, लेकिन वहाँ रिस्क कम है, खुली शॉर्ट में रिस्क ज़्यादा है। लेकिन तो बेहतर ये है आप जो भी करें तेजी या मंदी ऑप्शंस के जरिए करिए, सिंपल। जी दीप। बिल्कुल, तो ऑप्शंस के जरिए करिए, तेजी या मंदी, ट्रेंड खराब नहीं हुआ है, आराम से आपने देखा है बैंक निफ्टी 21,300 के कंफर्टेबली ऊपर है, बल्कि 21,400 पर है, और 10,300 के आसपास निफ्टी भी है, तो घबराने की कोई बात नहीं है इस समय। डाउ फ्यूचर्स जरूर 100 अंक का नीचे है, पर कल शाम हमने डाउ फ्यूचर्स में एक शानदार अपमूव देखा था, और उसमें एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था बोइंग के शेयर का, जो कि एक दिग्गज शेयर है अमेरिकी बाजारों के लिए, और काफी ज्यादा वेटेज है डाउ जोन्स पर उसकी। क्यों आई थी बोइंग के शेयर में तेजी, और इससे कौन सी भारतीय कंपनीज पर आपको ध्यान रखना चाहिए, उस पर रिसर्च तैयार करी है कुशल ने। कुशल बताइए, बोइंग में तेजी क्यों थी और कौन सी भारतीय कंपनीज इसकी वजह से फोकस में आती हैं? बिल्कुल, देखिए दीपांशु, कल बोइंग में जो तेजी थी वो इनके जो फ्लैगशिप प्रोडक्ट है बोइंग 737 मैक्स, उसकी सेफ्टी फ्लाइट टेस्ट दोबारा से शुरू हो गई है। अगले 2 दिनों तक ये फ्लाइट टेस्ट चलेगी, और हो सकता है कि आगे आने वाले समय में जो है इसको अंतिम मंजूरी भी मिल जाए दोबारा उड़ने की। आप देखिए मार्च 2019 के बाद जो है काफ़ी सारे देशों ने इसको बंद कर दिया था, और काफ़ी सारी एयरलाइंस ने भी जो 737 मैक्स के ऑर्डर्स दिए हुए थे उसको कैंसिल कर दिया था। अब ये जो इम्पैक्ट है आप देखिए पर्टिकुलरली भारतीय आईटी कंपनी के लिए काफ़ी स्पेसिफिक है। इनफैक्ट अगर मैं आपको आंकड़ों की बात करूं तो करीब 7,500 करोड़ रुपए के सालाना ऑर्डर्स जो है बोइंग भारतीय आईटी कंपनी को देती है, और आगे आने वाले समय में तो ये जो अमाउंट है ये 2 गुना होने की बातें चल रही हैं। और यहाँ पर अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूँ कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जिनका डायरेक्ट एक्सपोजर है आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा, वो है साइंट, HCL टेक और TCS। इन तीनों का काफ़ी बड़ा सिग्निफिकेंट, अगर मैं ऑर्डर मिलता है उसकी बात करूं तो यहाँ पर इन तीनों कंपनियों का डायरेक्ट एक्सपोजर है। और साथ ही बोइंग के जो सप्लायर्स हैं जैसे प्रैट एंड विटनी उनको इंजन सप्लाई करता है, और बाकी रोल्स रॉयस और GE जनरल इलेक्ट्रिक जो है वो शामिल है। इनको भी जो है काफ़ी सारी भारतीय आईटी कंपनियां केटर करती है। मिसाल के तौर पर इन्फोसिस और LTTS जो L&T टेक्नोलॉजिकल सर्विसेज है,
तो ये 5 कंपनियां जो है ये काफी फोकस में रहने वाली है, क्योंकि आगे के लिए अगर ये फ्लाइट्स इनकी ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट की दोबारा से शुरू हो जाती है तो ये काफी बेहतरीन जो है ऑर्डर बुक बिल्डिंग जो है इन सभी आईटी कंपनियों के लिए बनती हुई नजर आ सकती है। ये 5 आईटी कंपनीज का डायरेक्ट एक्सपोजर है बोइंग और उनकी सब्सिडरीज को, और वैसे भी जो ग्लोबली एरोस्पेस आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री है उसमें भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा है भारतीय आईटी कंपनीज का। तो नज़र रखते हैं अगर बोइंग के ये प्लेन्स वापस उड़ान में आते हैं तो इन कंपनीज के ऑर्डर्स में आपको और बढ़त देखने को मिलेगी। तो ये है कुछ आईटी स्टॉक्स जहां पर आपको नज़र रखनी चाहिए, पर क्लोजिंग के लिए तैयार हैं बाजार। और अनिल जी थोड़ी मिली जुली क्लोजिंग के लिए तैयार नॉट बैड एक्चुअली। 10,300 के आसपास निफ्टी बंद होता हुआ दिख रहा है, 21,300 के ऊपर बैंक निफ्टी बंद होता हुआ दिख रहा है। बैंक निफ्टी की आउट परफॉर्मेंस सुबह से चल रही है। हाँ, ये जरूर है कि निफ्टी की दिखनी चाहिए। एक वक्त ये था कि जब निफ्टी 1% ऊपर था, बैंक निफ्टी 1.5% ऊपर था, लेकिन उसके बाद अब धीमे धीमे ये जो है कम होती हुई दिखी है। 21,650 का हाई बनाया है, 21,200 का लो बनाया है, यानी कि 450 पॉइंट की रेंज में, 400 पॉइंट की रेंज में बैंक निफ्टी ने दिन भर कारोबार किया है, 425 पॉइंट की रेंज में। और निफ्टी ने करीबन 10,400 का हाई बनाकर 10,267 यानी कि लगभग 135-130 अंकों की रेंज में बैंक निफ्टी ने ट्रेड किया है। फाइनली 5 अंक नीचे बंद हुए हैं, 10,307 पर हम निफ्टी में, और बैंक निफ्टी पर 17 पॉइंट ऊपर और 13 पॉइंट नीचे सेंसेक्स में। मुझे लगता है कि दीप ये हाल ही के दिनों की सबसे सुस्त क्लोजिंग है, हाल ही के दिनों की सबसे सुस्त क्लोजिंग। इसे चाहे तो सुस्त क्लोजिंग कह दें, चाहे वेट एंड वॉच वाले मूड में बाजार को कह दें, चाहे तूफान के पहले की खामोशी कह दें, ये तीनों में से कुछ भी हो सकता है। ये क्या कुछ होगा, थोड़ा कुछ तो शायद अंदाजा लगेगा आपसे ठीक आधा घंटे बाद 4 बजे प्रधानमंत्री जी देश के नाम संबोधन देंगे। मैं भी आपके साथ रहूंगा और थोड़ी देर बाद हम आपको बताएंगे भी कि प्रधानमंत्री जी क्या कुछ कहने वाले हैं। आप और हम सब मिलकर साथ में उनका भाषण सुनेंगे और उनके भाषण को सुनने के बाद कोशिश करेंगे विश्लेषण करने की कि प्रधानमंत्री जी क्या कुछ कहना चाहते थे और क्या कुछ उन्होंने कहा और उसका क्या असर देश, इकोनॉमी और बाजार पर पड़ेगा। तो ये होगा शाम को 4 बजे का खास विश्लेषण। शाम को 6 बजे एक विशेष कार्यक्रम भी आपके लिए है, और वो है 59 जो चीनी ऐप्स हैं जिनको भारत सरकार ने बंद किया है। एक बड़ी डिजिटल स्ट्राइक लेते हुए 59 ऐप्स को बंद किया, उस पर हमारा खास शो होगा। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या कुछ होने वाला है, लेकिन उससे पहले जल्दी से एक बार क्लोजिंग आपके सामने रख दी जाए। और ये क्लोजिंग प्रोविजनल बेसिस पर आज श्री सीमेंट निफ्टी का टॉप गेनर रहा है 3% की मजबूती के साथ। मारुति सुजुकी 2.5% मजबूत, आईसीआईसीआई बैंक में 2.5% की मजबूती रही है। नेस्ले और ब्रिटानिया अपनी कल की तेजी को और आगे बढ़ाते हुए 2.5% मजबूत रहे। अल्ट्राटेक सीमेंट आज सुबह ही 10 की कमाई में सुमित जी ने खरीदारी करने की राय दी थी। स्टॉक दिन के हाई पॉइंट के आसपास जाकर बंद हुआ है बेहतरीन मजबूती के साथ। टाटा स्टील 2% मजबूत बंद हुआ है। ऑटो स्टॉक्स में तेजी बरकरार रही। मारुति के अलावा आइशर और हीरो जैसे 2 व्हीलर स्टॉक्स भी आज मजबूती के साथ बंद होने में कामयाब रहे। तो फिर कमजोर क्या है? बीपीसीएल 2.5% नीचे, पावर ग्रिड 2% नीचे, सन फार्मा में 2% का नुकसान रहा है आज के सेशन में। वायदा कारोबार की तरफ ले आऊं मैं आपको और बता दूं जल्दी से कि यहाँ पर स्टॉक्स कैसे एक्शन में रहे। जिंदाल स्टील कुछ अहम अनाउंसमेंट आने की संभावनाओं के चलते 5-5.5% मजबूत रहा है। यूबीएल 4% मजबूत। बॉश लिमिटेड वसीम साहब ने आज बीटीएसटी के तौर पर दिया था 3% मजबूत। इसके अलावा एसीसी मेरे ख्याल से एसीसी कुणाल जी राकेश जी ने भी सुबह कहा था, और उसके बाद एसीसी की कॉल एक और हमारे एक्सपर्ट की तरफ से आती हुई दिखी थी। यहाँ पर तेजी के साथ कारोबार होता हुआ दिखा है आज के सेशन में। आईसीआईसीआई प्रू 3% मजबूती के साथ बंद हुआ है। कमजोर क्या रहा है जल्दी से बता दूं। आरबीएल बैंक 5% नीचे बंद हुआ है। आइडिया अपने नतीजे पेश करेगा आपसे थोड़ी देर में। यहाँ पर 5% का नुकसान रहा है। लैंडमार्क पर डबल डाउनग्रेड सीएलएसए का 4% का नुकसान। आईबुल हाउसिंग 4% नीचे आज बंद हुआ है। पीवीआर यहाँ पर भी नुकसान रहा है। फाइनल क्लोजिंग आपके सामने स्क्रीन पर आती हुई 10,302 पर 10 अंकों के नुकसान के साथ, लेकिन 10,300 के ऊपर ही निफ्टी बंद होता हुआ दिखा है। बैंक निफ्टी 21,300 के ऊपर बंद हुआ है 11 अंकों की तेजी के साथ, और सेंसेक्स में रहा नुकसान 45 अंकों का आज के सेशन में। तो बेहद सुस्त क्लोजिंग, हाल ही के दिनों की सबसे सुस्त क्लोजिंग। आइए अब शाम के 6 बजे वाले शो की बात कर लें। तो जो 59 ऐप्स को बैन किया गया है, जिसमें शेयरइट, हेलो, फिर आपके कौन सा ये टिकटॉक, कैम स्कैनर, ये ऐसी बहुत सारी ऐप्स हैं। तो सबसे बड़ा सवाल आपके मन में है कि ये तो बैन होगी, लेकिन अब इनका सब्स्टिट्यूट क्या है? अगर आप इन ऐप्स को यूज़ करते थे तो अब आप क्या करें? बस
दूसरा, पहला सवाल तो ये, दूसरा सवाल ये कि आपके पास ये ऐप्स हैं तो इसके पुराने डेटा का क्या होगा, और क्या ऐसी कोई और दूसरी ऐप्स हैं जहां पर आप शिफ्ट हो सकते हैं? ये सारे सवाल जो आपके मन में, इनके जवाब आज शाम को मिलेंगे 6 बजे। आपकी खबर आपका फ़ायदा में। चीनी हटाओ, देसी अपनाओ। जी हाँ, चीनी ऐप्स हटाइए, देसी ऐप्स अपनाइए। तो इन चीनी ऐप्स, जो 59 चीनी ऐप्स जिनको हटाया जा रहा है, इनके इंडियन सब्स्टिट्यूट क्या है? जी हाँ, इंडियन सब्स्टिट्यूट क्या है? अभी तक आपने कोशिश नहीं की ना। बहुत सारे लोग ऐसे परेशान हो रहे हैं, ये तो गई है तो अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या कर देखो, लाइफ तो टिकटॉक के बगैर चल सकती है और अच्छी चल सकती है, ऐसा कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। और उसके भी ऑप्शंस हैं, आपको ऑप्शन सारे मिल जाएंगे, चिंता न करें। ये शो ज़रूर देख लें और उसके बाद आप डिसाइड करें। ज़रा एक बार मैं हमारे सारे पैनल को लाइए सामने, मैं एक बार ज़रा चेक करना चाहता हूँ, एक सर्वे करना चाहता हूँ कितने लोग हैं जो ये 59 ऐप्स में से कोई ऐप्स यूज़ कर रहे थे, और स्पेशली टिकटॉक कौन यूज़ कर रहा था। ज़रा मैं वो उन महानुभावों को पूछना चाहता हूँ। तो क्या अगर ये ऐप्स हट जाएंगी तो किसी को कोई समस्या है? बंसल जी, आप कोई ऐप्स यूज़ करते थे इनमें से? नहीं अनिल जी, मैं इनमें से कोई भी ऐप यूज नहीं करता, कोई भी यूज नहीं करा, कभी देखा भी नहीं अनिल जी मैंने। तो टिकटॉक को तो बिल्कुल देखा भी नहीं कभी। ओ भगवान, क्या बात है। अच्छा, कुणाल जी? अनिल जी देखिए, मैंने टिकटॉक को एक बार डाउनलोड की थी तो वो तो मैंने डिलीट कर दी, लेकिन अनिल जी कैम स्कैनर एक ऐप है जो बैन हुई है, इसका भी मैंने 1-2 बार इस्तेमाल किया अनिल जी, डॉक्यूमेंट स्कैन करने के लिए। तो लेकिन अनिल जी इसके भी बहुत और ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं। तो ये सारी ही जितनी ऐप्स जो हटाई गई हैं, इनके बहुत अच्छे और बेहतर और ऑलमोस्ट सेम ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं। चलो कोई बात नहीं, वो आज आपको शाम को 6 बजे मिलेगी। नितिन जी, आपने इसमें से कोई ऐप्स इस्तेमाल किए? नहीं अनिल जी, मैं तो इस्तेमाल नहीं करता हूँ, बट मेरी फैमिली में टिकटॉक और पबजी ये 2 हैं जो बच्चे और फैमिली यूज़ करती है। बट ये जो शो है उसमें अल्टरनेटिव देखना जरूरी है, बट ये है कि ये 2 पबजी और टिकटॉक फैमिली में लोग देखते हैं। बिल्कुल, आपकी फैमिली एकदम नेचुरल है आज के ज़माने के हिसाब से। आज के ज़माने में बच्चे टिकटॉक इस्तेमाल न करें या पबजी इस्तेमाल न करें तो एबनॉर्मल माने जाते हैं। तो आजकल तो हर घर में ये आसानी से मिल जाता है, जहाँ ना मिले वहाँ सोचने की बात है। अच्छा, इससे भी बच्चे होते हैं। आशीष जी, आप कौन सी ऐप्स इस्तेमाल करते हैं इसमें से? चलिए, लगता है आशीष जी तक आवाज़ नहीं पहुँची। सुमित जी? अरे ये कुछ ऐप्स हैं जो यूज की हुई है, जो देखी हुई भी है और जो फैमिली में भी यूज हो रही है, बट अब उनको यूज करना बंद कर दिया है और कोई भी ऐप को लेके यूज टू नहीं है, यानी एडिक्टेड नहीं है। जिस तरह से व्हाट्सएप को यूज करते हैं उस तरह से बाकी इनमें से किसी भी ऐप को इतना यूज नहीं किया हुआ है, बट मालूम पता है और अब जरूर बंद करेंगे इन सबको। ओके, वैसे तो वागले साहब आपसे सवाल पूछना व्यर्थ है, क्योंकि आपको देखकर तो ऐसा ही लगता है कि आप चार्ट्स के अलावा कोई यूज़ करते नहीं होंगे, और चार्ट्स भी NSE BSE के यूज़ करते होंगे, कोई शंघाई स्टॉक एक्सचेंज के तो होंगे नहीं। लेकिन फिर भी आप बताएं, आप कोई ऐप्स इस्तेमाल किए कभी इनमें से? नहीं अनिल जी, मैंने इसमें से कोई भी ऐप यूज़ नहीं किया है। मैं जूम यूज़ करता हूँ, और लेकिन जूम में डिबेट ये है कि वो कुछ लोग बोलते हैं वो अमेरिकन है, कुछ लोग बोलते हैं चाइनीज़ है, वो डिबेटेबल है, लेकिन जूम ये लिस्ट में नहीं है। हाँ, ये बात सही है। जूम को लेकर वो है, एक्चुअली जूम में इशू ये है कि जो उनके ओनर हैं, फाउंडर जो हैं, वो चाइनीज़ हैं। 22-23% हिस्सेदारी उनकी है, लेकिन ये कंपनी बनी है अमेरिका में, सिलिकॉन वैली में, और जो चाइनीज़ ओरिजिन के जो इनके ओनर हैं वो भी अमेरिकन सिटीजन हैं। तो शायद यही वजह कि इन 59 ऐप्स में जूम का नाम नहीं आया। तो जूम को लेकर जिस दिन नाम आ जाएगा, जूम भी बिल्कुल कंप्लीटली बंद होगी। आशीष जी, आप अगर आप सुन पा रहे हैं तो आप मुझे बताइए, आप भी कोई ऐप्स यूज़ करते हैं? अनिल जी नहीं, मैं कोई ऐप यूज़ नहीं करता, और अच्छा ही हुआ जो हमारे टाइम का सौदेबाजी चलती है वो ख़त्म हो जाएगी। हमारे जो युवा लोग हैं वो थोड़ा टाइम कहीं और सही जगह लगा पाएंगे, तो बहुत अच्छा हुआ जो भी हुआ। बहुत ही सही, बढ़िया। वैसे पबजी को भी बैन नहीं किया गया है। वैसे पबजी भी शायद मेरे ख्याल से साउथ कोरिया की ऐप है, ऐसा मैंने सुना है। आई डोंट नो, ये बच्चों के काम की ज़्यादा है। बट एनीवे, देखिए, तो एक इस सर्वे का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि देखिए, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। जो 59 ऐप्स बैन भी हुई हैं उसमें भी एक आध ऐप कोई यूज़ कर भी रहा है
तो वो तैयार हैं कि हम दूसरी ऐप्स इस्तेमाल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर देश के लिए ये ज़रूरी है कि इन चाइनीज़ ऐप्स को बैन किया जाए, 59 नहीं 590 बैन हो, 590 5900 बैन हो, जितनी बैन करनी पड़े करें। हमारे पास टैलेंट है, कैपेबिलिटी है हिंदुस्तान में, हमने पूरे दुनिया को आईटी दिया है और ऐसे में कोई बड़ी बात नहीं कि हम और इससे बढ़िया, इससे बेहतर ऐप्स ना बना पाएँ, हैं भी और बनाएंगे भी। तो इसलिए ज़रूरी है देश के लिए तो इन तमाम ऐप्स को तुरंत प्रभाव से बैन किया जाए। अभी भी काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि अभी ये ऐप स्टोर पे मिल रहा है या गूगल प्ले पर मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा वो मत ढूंढिए अपने मोबाइल फ़ोन में। अगर आपके मोबाइल फ़ोन में ऐप है तो तुरंत प्रभाव से आप उसे डिलीट करिए। अगर आपको ज़रूरत है कि कोई वो डेटा वेटा उसमें काम का है तो तुरंत से ले लीजिए, लेकर डिलीट कीजिए। आप इंतज़ार मत कीजिए कि सरकार आकर आपके मोबाइल फ़ोन को चेक करके डिलीट करेगी या कुछ इस तरह का इंस्ट्रक्शन देगी कि वो ऐप काम करना बंद करे। अगर सरकार ने ये कहा है तो ये आपकी, मेरी, हम सबकी जिम्मेदारी कि हम सामने से जो कुछ हमें बैकअप वगैरह लेने की ज़रूरत है तो लें और तुरंत प्रभाव से इन 59 ऐप्स में से कोई भी ऐप हमारे मोबाइल फ़ोन में है तो उसे तुरंत प्रभाव से डिलीट करें। ये संकेत है। इसके अलावा भी आप और हम जो कुछ कर सकते हैं, अगर चाइनीज़ सामानों का जो प्रयोग हो रहा है देश में उसको जो कम कर सके, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, दूसरों को ज्ञान दिए बगैर अपने आप के लिए हम जो कुछ कर सकते हैं वो जरूर करने की कोशिश करें। आशीष जी कुछ कहना चाहते थे आप? अनिल जी, मैं किसी से बात कर रहा था और अभी मालूम पड़ता है कि लोग पूछना शुरू कर चुके हैं। लोग पूछते हैं सामान लेने से पहले कि भाई मेड इन चाइना है क्या, तो वो परसेंटेजेस सामने आ गई है, 20%, 25% माल आज पूछते हैं लोग। और चीजों में तो हम अपनी एक्सपर्टीज लगा देते हैं, लेकिन जब देश की रक्षा से रिलेटेड कोई ऐसी चीज सरकार हमसे मांग रही है तो उसमें कोई डिबेट होना ही नहीं चाहिए। अनिल जी, मेरा ऐसा सोचना है कि हमें ऐसी हर चीज जो हमारे इससे इस टॉपिक से जुड़ी हुई है, मेरे को तो लगता है हमारी सरकार को किसी भी चीज के लिए क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। यही फर्क कई बार दिखता है इंडिया और चाइना में वो पूछते नहीं है, मानते हैं, सिंगापुर में मानते हैं, हमारे यहाँ बहुत सवाल करते हैं, नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। इस तरह के मामलों में तो बिल्कुल भी नहीं, जहां पर देश की सुरक्षा और देश के स्वाभिमान से जुड़े हुए मामले हों। आप और हम सरकार पर डिपेंडेंट भी न रहे, सरकार कहे उससे पहले ही कर दिखाएं और कोशिश करें। कौन कौन सी, अब कई सारी ऐप्स के बारे में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, वाकई में वो चाइनीज़ है नहीं है। मेरी वैसे भी टेक्नोलॉजी के मामले में समझ लिमिटेड है, तो मुझे नहीं पता कि कौन कौन सी है, लेकिन जिनको जो पता हो वो उस हिसाब से धीमे धीमे करके जल्दी से। मैं इसीलिए कई बार लोग मुझे कहते हैं कि अनिल जी आप अपील करें, आपके अपील करने का बड़ा फ़ायदा होगा, बड़ा फ़र्क होगा। पहले तो मैं अभी सीरियसली बताऊँ, मैं खुद सीख रहा हूँ कि कौन कौन से प्रोडक्ट चाइनीज़ हैं, कौन कौन सी ऐप्स चाइनीज़ है, क्योंकि अभी तक कभी पहले सोचा नहीं था। आराम से सब लोग सब चीज़ें खरीद रहे हैं, हम भी खरीद रहे हैं, आप भी खरीद रहे हैं, तो चल रहा है। लेकिन अब जब समझ में आया तो मैं आसपास में मैं हमेशा देखता हूँ, अगर पेन भी हाथ में आया तो मैं देखता हूँ भाई मेड इन चाइना तो नहीं है, अगर है तो इसका सब्स्टिट्यूट। अब धीरे धीरे करके तो मैं पहले अपने आप पे लागू कर रहा हूँ, क्या क्या मैं छोड़ सकता हूँ और क्या क्या मुझे छोड़ देना चाहिए। जो मुझे पता चले पहले मैं उनको छोड़ूं, उसके बाद मैं आपसे अपील करूं कि, लेकिन फिर भी इतनी अपील ज़रूर करूंगा कि हम दूसरों को ज्ञान देना दें, हम अपने आप से शुरुआत करें। हम बदल गए तो देश बदल जाएगा। तो आप जिन ऐप्स को छोड़ सकते हैं, जिन प्रोडक्ट्स को छोड़ सकते हैं, और कई बार ऐसा भी हो सकता है आपको ये लगेगा कि नहीं अब मैंने खरीद लिया, ठीक है कोई बात नहीं, खरीद लिया और आप उसको नहीं छोड़ना चाहते, ना भी छोड़े, कम से कम अगली बार कोई भी वो प्रोडक्ट खरीदें तो चाइना का ना खरीदें। इतना तो हम कर ही सकते हैं और इतना तो हमें करना भी चाहिए। तो चलिए अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आप जो कुछ कर सकते हैं ज़रूर करें, ये मेरा आपसे निवेदन है। आइए विदा लेने का वक्त है आप सभी से। कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब, शुक्रिया आपका। सुमित जी, आशीष जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए, और नितिन जी आपका भी शुक्रिया। दीप और मुझे दीजिए इजाज़त। तो मैं फिर से आपके साथ 4 बजे जुड़ूंगा जब प्रधानमंत्री जी का राष्ट्र के नाम संबोधन होगा, और उस संबोधन के तुरंत बाद हम प्रधानमंत्री जी जो कुछ भी कहेंगे उसका विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे। एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल भी हमारे साथ होगा और हम आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री जी की आज की बातों का क्या मतलब निकाला जाए और क्या मायने हैं और देश के लिए वो क्या दिशा और डायरेक्शन देना चाहते हैं। इन सब पर करेंगे बातचीत।